हेलो बच्चे, नमस्ते। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपका जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आप बिल्कुल मस्त होंगे। और आज हम लोग जो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं वो है क्या, ज्योग्राफी भूगोल का बुक 1 से हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। ठीक है, इससे पहले का जो भी 5 चैप्टर है उसको हम बारीकी से हर एक लाइन को बढ़िया से समझाए हुए हैं, पूरा एक्सप्लेन किया गया है, एक एक बात को समझाया गया है। तो जो भी बच्चे हैं, जो आप अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप पूरा का पूरा चैप्टर बारीकी से देखिए, ताकि ये भी चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हर एक बात को बारीकी से समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर इसमें आपको मिलने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं कि द्वितीयक क्रियाएं। हालांकि हम लोग इससे पहले जो चौथा चैप्टर था उस चौथे चैप्टर में हम लोग देख चुके थे प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया के बारे में, जो थोड़ी बहुत बातें थी। लेकिन इसमें जब नाम दिया गया है भाई, प्रथम क्रिया का चैप्टर अलग बनाया गया है, द्वितीय क्रिया का चैप्टर अलग बनाया गया है, तो कुछ ना कुछ तो द्वितीय क्रिया की बहुत सारी बातें होगी जो इसमें हमको समझना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हम गारंटी के तौर पे कह सकते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। और यह भी होगा कि जो भी बच्चे आप यूपीएससी, बीपीएससी या फिर एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अगर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो कहीं भी आपको इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा ये जो चैनल है। तो देखिए और आइए चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक क्रियाकलाप का मुख्य जो बातें क्या है, विनिर्माण। क्या है? विनिर्माण। विनिर्माण में क्या आएगा, हम प्रथम क्रियाकलाप में जो कुछ भी प्रथम क्रियाकलाप में आता है और उस चीज से जो फिर उसको पैक करके हो, चाहे उस चीज से कोई और चीज बना करके हो, बाजार में बेचा जाता हो, उपयोग करता हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे हम, द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं द्वितीय क्रियाकलाप बहुत सारा ऐसा चीज है। अब जैसे दूध हम उत्पादन करते हैं तो दूध प्रथम क्रियाकलाप में आ जाएगा, लेकिन वही दूध जो हम पैकेट बना करके बेच देते हैं वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत। दूध से कुछ चीज बना लेते हैं वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्रियाकलाप में। अब आलू है, आलू को उपजा लिए, आलू से कोई और चीज हम बना करके समोसा, लिट्टी या कुछ भी और बना करके बेच लेते हैं, क्या हो जाएगा। टमाटर है, टमाटर उपजाते हैं, टमाटर से क्या बना देते हैं, चटनी कह सकते हैं, सॉस कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधन की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। बिल्कुल सही बात भाई। जितना भी क्रियाकलाप है, सभी क्रियाकलाप, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, सभी का काम क्या है, उसका संसाधन क्या है, उससे हम लोगों को क्या फायदा होता है, उन सभी के बारे में हमको अध्ययन करना। यह संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए जरूरी है। कौन संसाधन, यह संसाधन यानी प्रथम क्रियाकलाप हो, द्वितीय क्रियाकलाप हो, तृतीय क्रियाकलाप, यह सब है क्या, एक प्रकार से संसाधन ही है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। और मानव के लिए सभी जो संसाधन है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सभी जो संसाधन क्रियाकलाप है मानव के जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, हम कह सकते हैं भाई। अब द्वितीयक गतिविधि, तो इस सब जरूरी है। अब हम प्रॉपर वे से जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में। तो द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है।
द्वितीय क्रियाकलाप में मतलब क्या, अब जो कुछ भी समान था, जो कुछ भी समान था जो प्रथम क्रियाकलाप में आता है, वही चीज को क्या करके बदल करके किसी और चीज को बना करके उसका मूल्य क्या करता है, बढ़ा देता है, उसकी कीमत को क्या करता है, बढ़ा देता है। बात सही है भाई, ठीक है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में बदल कर परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है। मतलब कोई कपास जैसी कोई वस्तु है जो आ जाएगा प्रथम क्रियाकलाप में, लेकिन कपास अगर देखा जाए तो इसे भी फेकल रहता है, गिरल रहता है, परल रहता है, लेकिन उतना मूल्यवान है हालांकि, लेकिन उतना नहीं है जितना कि कपास से कोई वस्तु बना देना, तंतु बना देना, रेशा बना देना और रेशा से फिर वस्त्र बना देना, वो ज्यादा कीमत उसका बढ़ जाता है भाई, ठीक है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, जो कि वस्त्र बहुत ज्यादा ही अधिक मूल्यवान होता है, महत्वपूर्ण होता है भाई, ठीक है। तो खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते। बहुत सारे खदानों से जो लोहा उत्पन्न होता है, उस लोहा को डायरेक्ट हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग ज्यादातर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बदल करके और उसका उपयोग हम लोग कई चीजों में करते हैं। तो देखो कितना मूल्यवान हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीन बनाने में, औजार बनाने में, कई प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो प्राथमिक क्रियाकलाप में उतना मूल्यवान नहीं था, लेकिन प्रथम, हाँ इतना जरूर है। अब द्वितीय क्रियाकलाप का महत्व तो है प्रथम से ज्यादा, लेकिन द्वितीय क्रियाकलाप है किस पर आधारित, प्रथम क्रियाकलाप पर भाई, तो उसका भी होना तो जरूरी है, ठीक है। तो कई प्रकार के हम लोग मशीनों एवं औजार बनाने का, है ना, खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। बिल्कुल सही बात है भाई, खेतों हो, वन हो या खदान, समुद्र इत्यादि से जो भी पदार्थ विषय हम प्राप्त करते हैं उसके लिए भी बातें यही है। मतलब एक दो एग्जाम्पल कपास को लेकर के, एक लोहा अयस्क को लेकर के समझा दिया, दो एग्जाम्पल यहां समझा दिया। अब जिस तरह से इन दोनों को महत्व हम समझे, दोनों के बारे में अधिक महत्व समझे कि प्रथम जो है तो उतना नहीं मूल्यवान है, लेकिन दूसरा में उसका कीमत, तो यही बात जो वनों से निकलता है, खेतों से निकलता है, खदानों से निकलता है, वही हो जाएगा भाई। इसी प्रकार द्वितीय क्रिया विनिर्माण, प्रसंस्करण या निर्माण, ठीक है, उद्योग से संबंधित जो भी चीजें हैं सब क्या आ जाएगा भाई, द्वितीय क्रियाकलाप में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। विनिर्माण, विनिर्माण है क्या भाई? विनिर्माण से क्या आशय है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन, विनिर्माण की आशय किससे है? वस्तु के उत्पादन से। हस्तशिल्प कार्य से लेकर के लोहे और इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंदर ही माना जाता है। मतलब क्या? विनिर्माण का मतलब वही कि किसी वस्तु से कोई नया वस्तु, अब देखो जैसे काम हम करते हैं हस्तशिल्प कार्य से लेकर के और लोहा इस्पात को गढ़ने, चाहे प्लास्टिक के से कोई खिलौना इत्यादि बनाने या कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को एक दूसरे में जोड़ करके नया चीज बना देने को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, ये सब किस में आएगा? विनिर्माण में आ जाएगा भाई। ठीक है, विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग करना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन करना। अब देखो, अब अगर हम किसी भी चीज को चाहेंगे विनिर्माण करना चाहेंगे, तो विनिर्माण करना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या? एगो दूगो चारगो दसगो पांचगो से नहीं होगा, मतलब उसका भंडारण अधिक से अधिक चाहिए। अब दुनिया में मान लो कोई ऐसा मिस्त्री वैज्ञानिक आया जो एक मोटरसाइकिल ही बना सकता है उस सामान से, तो ऐसा नहीं होगा। अब एक ही चीज है तो फिर बना करके फायदा ही क्या हुआ?
तो मोटरसाइकिल जिस चीज से बना हो वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहेगा, तब ना ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल होगा, तब उसका महत्व बढ़ेगा। लेकिन कोई ऐसा सामान है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें एक ही वस्तु बनाने के लिए कारगर है, एक ही वस्तु बना पाए है उस चीज से, तो फिर उतना ज्यादा मायने, कोई आदमी मान लो लिखने के लिए कलम है या कोई साउंड वगैरह आवाज के लिए है, कुछ भी, तो वो चीज जो बनाया गया और दुनिया में ऐसा है इतना ही सामान था जो एक ही बन पाए, तो फिर फायदा ही क्या होगा। तो उसका भंडारण क्या है, महत्वपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा। तो वही क्या कर रहा भाई, अधिक ज्यादा से ज्यादा शक्ति का उपयोग होता है, एक ही प्रकार के वस्तु का विशाल उत्पादन भंडार होना चाहिए। कारखानों में विशिष्ट श्रमिक मजदूरों की जरूरत होती है भाई, जो मानक वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन, विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन, तो आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्तर से विनिर्माण वाले वस्तु को प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। बिल्कुल सही, सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कुछ न कुछ मुश्किल है। इसमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता हो। जैसे हम लोग अब देखेंगे, हालांकि विनिर्माण के अंतर्गत जो औद्योगिक क्रिया होगा बहुत अधिक से अधिक होगा, ठीक है, और कठिन भी है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियों के स्तर से जो बनाया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, छोटा छोटा कुटीर उद्योग हो चाहे बड़ा बड़ा उद्योग हो, उसके स्तर से हम लोग कुछ पैमाने को देखते हैं यहाँ। चलो, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की कुछ विशेषता के बारे में हम लोग समझते हैं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषता है। तो वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण, देखो अब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विनिर्माण का काम हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि छोटा सा कुटीर उद्योग है तो उसमें भी विनिर्माण का काम हो रहा है, और बड़े से बड़े फैक्ट्री इत्यादि में भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भी विनिर्माण का काम हो रहा है। कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधि, शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है। शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े अधिक उत्पादन की बात अगर आएगा तो बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। मतलब बात को समझो, कुछ ऐसा भी बात आता है कि कुछ ऐसा सामान बनाया जाता है कि जैसे मान लो कि कुटीर उद्योग में, छोटे छोटे उद्योगों में है। अब जैसे कि हम लोग, जैसे मान लो हलवाई का काम है, जैसे बात को समझो, तो हलवाई का काम है जो कुछ भी मिठाई वगैरह बनाता है या झिल्ली बम मुरही इत्यादि वगैरह सब बनाता है, तो भाई या समोसा या जो भी पदार्थ हो, तो उसको जो बनाता है तो ऐसे ही बनाता है, एक लिमिटेशन समझता कि भाई आई भर दिन में बिका जात, नहीं तो कल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे उस अभी क्या हुआ, द्वितीय के क्रियाकलाप में ना हुआ, तो उसको ऐसे बनाया जाता है ताकि समाप्त हो जाए छोटे पैमाने, क्योंकि उसके मांग के अनुसार, जितना मांग होगा जितना खपत होगा उसका अनुमान लगा करके अपना उस चीज को बना दिया जाता है। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी लंबे समय तक रह सकता है, बड़े बड़े पैमाने पर जो बनाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा अगर मांग है उसका, तो अधिक से अधिक मजदूर जो है एक ही प्रकार के वस्तु को बनाने में लगल रहता है। जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह देखेगा तो उस फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, कोई वस्तु अगर बनाता है, खिलौना वगैरह हो चाहे कोई भी हो, तो देखना सारा दिन 12-12 घंटा काम कर करके एक एक चीज को बनाता रहता है, ठीक है।
तो निरंतर एक ही प्रकार के कार्य जो है सो अपना कारीगर लोग, मजदूर लोग करता रहता है। ठीक है। यंत्रीकरण, अब इसी का हम लोग देखते हैं यंत्रीकरण। यंत्रीकरण मतलब देखो इसी में अब ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर काम करने की अगर बात आएगा तो इसके लिए तो मशीनों की आवश्यकता होगी। अभी वही बात समझाया है कि कुछ ऐसा विनिर्माण वाला काम आता है जिसमें मतलब जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना ही बनाओ, तो अकेला अपना हाथ से बना लेता है, चलो भाई काम खत्म। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर बनाने की बात अगर आएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर माल खपत होगा तो उसके लिए क्या होगा, मशीनों की आवश्यकता होगा। अब मान लो जिसके घर में मान लो 2 4 5 आदमी है तो भाई रोटी बनाने का काम हो जाएगा। लेकिन जहां पर बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसको, होटल ही समझो, या अरे उसको क्या बोलते जो खिलाता पिलाता है, लंगर तंगर सब नहीं चले हैं। हाँ वही लंगर नहीं बुझे छे, जहां पर कोई मंदिर होता है उसमें मतलब गरीब आदमी को मतलब खाने पीने को मिलता है सारा दिन। ठीक है। तो उस जगहों पर भाई ज्यादा से, जैसे हरिद्वार समय हुआ, चाहे बहुत सारे जगहों में हुआ ना भाई, तो उन सब जगहों पर जो है सो जब खाने का काम आता है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा हजारों लाखों करोड़ों के तादाद में आदमी खाने के लिए जाता है वहां। तो वहां अगर हाथ से बेलित रहते तो कितने आदमी भाई बेलते, तो उसके लिए क्या होगा भाई, मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब जैसे बाबे जी सब अपने अपने द्वार में नहीं खिलाते हैं, ठीक है, तो अब मशीनीकरण का काम तो होगा भाई। अब यंत्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। यंत्रीकरण का मतलब ही क्या है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। यंत्रीकरण, यंत्र मतलब मशीन, यंत्र मतलब मशीन। तो यंत्रीकरण का तात्पर्य क्या है कि किसी काम को बड़े पैमाने पर किसी काम को पूरा करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होना है, प्रयोग करना। ठीक है, यंत्रीकरण। ठीक है। यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। हाँ, यंत्रीकरण की जो है सो क्या है, काम करना एक प्रकार से विकसित, यानी अब मशीन कौन लगाएगा, विकास करेगा कोई क्षेत्र राज्य देश, तब तो मशीन लगाएगा भाई। पुनर्निवेशन एवं समृद्ध पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगी है। मतलब अब देखो बहुत सारा ऐसा कंप्यूटर सब बनाया गया है जो कई प्रकार के कामों को क्या करता है भाई, घंटों का काम मिनटों में करके दे देता है। जैसे बहुत सारा पहले फैक्ट्री था, जिस जगह पर जब मशीनों का ज्यादा औद्योगिकरण का बात नहीं हुआ था, तो उस समय में देखना कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, कई फैक्ट्रियों में जो 1000 आदमी काम करता था। आप लोग भी इस बात को जानते हैं भाई, 1000 आदमी काम करता था। अब ऐसा मशीन आ गया है, उससे ज्यादा काम करके दे देता है। अब 1000 में से देखना मात्र 100 आदमी को रखा है, 900 आदमी को हटा दिया है, उसके जगह पर 3-4 को ऐसा मशीन लगा दिया है कि भाई 900 आदमी काम करके दे देता है, बात खत्म। ये बात सब तो जानते हैं कि कई जगह पर कई फैक्ट्रियों में तो ऐसा ही होता है ना कि भाई पहले हाथ से काम कई चीजों को करता था, मजदूर काम करता था। इस पर भी कई प्रकार का मूवी सब बनल है। ठीक है। तो कई प्रकार का काम जो है सो करके देता था कौन, मजदूर हाथ से। लेकिन अब कई प्रकार का यंत्र आ गया है, मशीन आ गया है, जो क्या करता है, 100 मजदूर को काम करेगा। इससे बढ़िया होगा हम मशीन बैठा लेंगे तो एक बार पैसा लग जाएगा, महीने महीने तो देना पड़ेगा, उतना पैसा तो बचत होगा भाई। ठीक है। तो इसलिए अपना क्या करता है, मशीन पूरा कर देता है। अब प्रौद्योगिकीय नवाचार, प्रौद्योगिकीय नवाचार को हम समझते हैं। प्रौद्योगिक नवाचार शोध एवं विकास मान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है। अपशिष्ट के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध घर्षण करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्या, प्रौद्योगिकीय नवाचार। अब कोई जैसे कि ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, हर एक चीज को जो बनाया जाता है तो उसमें क्या निकलता है, स्क्रैप। क्या निकलता है, तो अपशिष्ट पदार्थ का मतलब हुआ वही जो अच्छा चीज बनने के बाद जो बच गया उसको बोलते हैं
क्रेप, ठीक है, या अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने और तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक। आगे क्या बताया गया भाई, चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उद्योग का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है कि हाथ से बनाना, है ना। अब तो बताया ही थे बहुत सारा चीज जो जैसे हाथ से विनिर्माण का काम करते हैं, बहुत दुकान इत्यादि। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। अब ये नहीं समझना कि जो हाथ से बनाए वही विनिर्माण हो गया, नहीं भाई, मशीन से भी होता है, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग जो है बताया गया है कि हाथ से जो कई चीजों को बना देते हैं हम लोग, विनिर्माण में आता है। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परमावश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब विनिर्माण का मतलब यही ना हुआ कि हाथ से या मशीन से बनाया जाता है। अब कच्चे मालों को क्या करेगा भाई, उसको कच्चे माल को बना करके और बाजार में बेचेगा तो उसका कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कमाई होगा। और अगर जो चीज कच्चे मालों से नहीं होता होगा पूर्ण, उस वस्तु से हो जाएगा, काम आएगा। जो रे लाइट आयल है तो चला दो ना पंखा इन लोगों को। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण का इकाई, ध्यान दो ना। अब देखो, उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसके भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा वही रिकॉर्ड का रख रखाव रखा जाता है। देखो, अब उद्योग यहां जो नाम दिया ना, एक छोटा सा कुटीर उद्योग, उद्योग तो होता है बड़ा भी छोटा भी होता है, लेकिन यहां उद्योग का नाम दिया गया है। उद्योग मतलब एक छोटा सा फैक्ट्री या छोटा सा कोई उद्योग, मतलब कंपनी, ठीक है, अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा वही एवं रिकॉर्ड का रख रखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। तो उद्योग विनिर्माण का ही काम करता है भाई, देखा क्या जाता है, होता ही है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली अलग अलग प्रक्रिया का विचार उत्पन्न होता है। मतलब कहने का, जबकि ऐसा है नहीं, दोनों है भाई, दोनों के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहां कुछ अलग करके दिया है, ठीक है, लेकिन ठीक है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसके विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। वही बात, हाँ, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा दिया है कि उद्योग एक व्यापक नाम है, इसके विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग का बात आए या फिर रसायन केमिकल का बात जब आता है और उसको जो बनाया जाता है तो उसके लिए फिर बड़ा बड़ा उद्योग कारखाना का नाम दिया। हालांकि इसको भी बोल सकते हैं कारखाना है उद्योग को, ठीक है, लेकिन उद्योग का ही मोटा नाम कर दिया थोड़ा, कारखाना, फैक्ट्री इत्यादि। लेकिन हम सीधा यहां समझ सकते उद्योग भी कारखाना ही हुआ, ठीक है। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे कि पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, मतलब छोटे पैमानों पर, ठीक है। ये तो बता दिए थे, ये भी बता दिए थे। हाँ, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। आधुनिक निर्माण की कुछ विशेषता भी है। आधुनिक निर्माण यानी मॉडर्न युग में जो कुछ भी निर्माण होता है तो उसका कुछ विशेषता भी है, ठीक है। क्या विशेषता भाई? एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र। अब के जमाने में मॉडर्न युग, आधुनिक मतलब क्या हुआ? मॉडर्न।
तो मॉडर्न युग में जो कुछ भी सामान अगर निर्माण का काम करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा तौर पर क्या प्रौद्योगिकी यंत्र मशीनों का प्रयोग कर लिया जाता है। ये क्या हो गया, आधुनिक निर्माण की विशेषता हो गया। प्राचीन निर्माण की विशेषता हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आधुनिक निर्माण की एक विशेषता हो गया भाई। अब कुछ भी बनाया जाता है तो मशीनों का प्रयोग कर लो भाई। अधिक से अधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना, ये विशेषता है किसकी, आधुनिक निर्माण की। आधुनिक निर्माण की विशेषता एक ये भी है क्या कि ऐसा ऐसा मशीन आ गया है जो, अब देखो पहले के समय में जो कुछ भी बनता था, जैसे अब मान लो कि पहले के समय में हाथों से स्वेटर कपड़ा इत्यादि कुछ बनाया जाता था भाई। तो मानो कि पहले जो हाथों से बनाया जाता था तो भाई क्या होता था भाई, एक दिन में एक आदमी बहुत होगा तब 10 दिन 5 दिन लगा देगा, या एक दिन 2 दिन 4 दिन में एगो बनाएगा। जैसे पहले क्या होता था, एगो महिला जो है ठंडी के समय में स्वेटर बिनना शुरू करे छले तो अगला साल उतरी छले। अरे है कि नहीं, हाँ? तो अब कई दिनों के बाद एक सामान बनेगा, लेकिन यहां मशीनों के द्वारा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जो है अधिक से अधिक क्या करता है, माल उत्पन्न कर देता है, तैयार कर देता है। ये आधुनिक निर्माण की विशेषता है कि अब ऐसा समय आ गया है जो ज्यादा से ज्यादा माल उत्पन्न कर देता है। अधिक पूंजी, हाँ अब आधुनिक, अब लेकिन ये बात है देखो, कुछ बोलते हैं ना कहीं ना कहीं, अब पहले क्या था भाई, कोई पूंजी ज्यादा नहीं लगाना, हाथ से काम करता था तो पूंजी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जब अब ज्यादा से ज्यादा हम माल तैयार करने वाला सामान यंत्र लाएंगे, मशीन लाएंगे, तो भाई क्या होगा, आधुनिक निर्माण का एक विशेषता यह भी है कि पैसा ज्यादा लगना, पूंजी। तो आपको अगर कहेगा कि कुछ भी एक प्रकार से ये ढांचा ना हो गया कि इस स्तर से अब का माल तैयार होता है, सामान तैयार किया जाता है भाई, तो ये एक जटिल प्रौद्योगिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अधिक से अधिक श्रम विभाजन, मतलब क्या, अब कई जो है सो पहले जो है ज्यादा से ज्यादा आदमी मिल करके कम काम करता था, अभी क्या करता है, है ना, मशीन आ गया है तो बस काम कर देता है, ज्यादा से ज्यादा सामान उत्पन्न कर देता है। अधिक पूंजी की आवश्यकता, बड़े संगठन, अब बड़े बड़े संगठन, इसका क्या हो गया भाई, बहुत सारा ऐसा सामान सब बनने लगा है कि हर जगह पर इसका संगठन बनता जा रहा है और विस्तार होता चला जा रहा है। प्रशासकीय अधिकार वर्ग सभी का अपना अपना, मतलब इस अगर देखा जाए तो आधुनिक निर्माण के कारण कई प्रकार के अधिकार अपना अपना वर्ग बन गया है। अब पहले के समय में क्या था, एक सीमित था। सीमित क्या था, सीमित कहने का मतलब ये यहां ऐसा है कि कुछ सामान होता था, कुछ सामान होता था कि ये सामान यही व्यक्ति बना सकता है, दूसरे व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है। जो हम कह रहे बात समझो, मतलब जैसे हलवाई वाला कोई भी अगर सामान बनता है मान लो, तो वो क्या बना, कौन बना सकता है, हलवाई ही बना सकता है। बात समझ में आ रहा है। अगर भौगोलिक वितरण, आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है। देखो आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण, मतलब इसका जो आधुनिक निर्माण हो रहा है इसका जो संकेंद्रण का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब कहने का, देखो जैसे यहां क्या हो गया, ई वृत्त है, तो हम ई वृत्त जो बनाए हैं तो ई वाला केंद्र से ऐसे यहां ले लिए, ऐसे वृत्त बना दिए। अब फिर एगो और जो वृत्त बना रहे हैं भाई, ठीक है, तो ऐसे लेकर के ऐसे बना दिए, ई है केंद्र से। तो मतलब कई क्षेत्रों का जो आधुनिक निर्माण हो रहा है उसका संकेंद्रण एक ही है। मतलब कहने का कि उस क्षेत्र में भी जो सामान जाता होगा बन करके तो यह क्षेत्र से, उस क्षेत्र में भी जाता होगा तो यह क्षेत्र से, तो वो आधुनिक निर्माण का कुछ मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है। मतलब ये बताया जा रहा है कि हर जगह निर्माण का काम, हर एक चीज का निर्माण हर जगह नहीं हो रहा है। अब बात तो सही है। अब जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे क्षेत्रों में आता है, तो क्या हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में थोड़ी बनता है वो, लेकिन फिर भी तो आता है। लेकिन अब कहने का मतलब क्या हो गया कि वो सामान इसी जगह पर बनता है और इसी जगह से
मतलब बात समझो कि जो सामान ई देश है या क्षेत्र है, इस देश में तो वो सामान मिल रहा है क्योंकि इस देश में वो सामान बन रहा है, लेकिन इस देश में जब नहीं बनता है तो सामान आया कहां से? तो यहीं से आया होगा जहां, तो ई संकेंद्रण हो गया। ठीक है, और कहीं देश पर उसमें भी नहीं बनता लेकिन उस सामान है। ठीक है, कुछ ही स्थानों में सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भागों के कहीं से भी, वैसे भी ज्योग्राफी है, ये तो पता नहीं क्या क्या ले लेता है, मैथ ले लेगा, साइंस ले लेगा, क्या सब ले लेगा। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। मतलब समझ में आया? ये बात कुछ इंपोर्टेंट में से है क्या, कि जितना भी वस्तु का भी निर्माण हो रहा है वो पूरा निर्माण में से करीब 10% स्थानों पर ही विनिर्माण का काम हो रहा है। और वैसे भी तो भाई हम जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा देश है, क्षेत्र है जिसमें तो कुछ मतलब है ही नहीं ज्यादा कुछ। ठीक है, अभी नहीं समझना कि नेपाल जैसा बहुत सारा ऐसा देश है, क्षेत्र है, जो जहां पर कोई भी नया सामान जाता है तो दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से जाता है। ठीक है, यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। अब जिस देश में ऐसा चीज अगर होता होगा तो वो तो क्या होगा, शक्तिशाली होगा, विकासशील होगा, विकसित होगा, आर्थिक स्थिति उसका अच्छा होगा, राजनीतिक शक्ति भी अच्छा होगा, तब न जन नेता लोग जो है सो उसका फैक्ट्री वगैरह खुलवाता होगा, बनवाता होगा, काम करवाता होगा। ठीक है, अब जैसे कि किसी भी देश में जितना भी फैक्ट्री वगैरह है तो क्या अपने ही देश के लोगों ने थोड़ी खोल रखा है भाई, दूसरे दूसरे देश के लोग भी खोल रखा है। लेकिन ये जो राजनीतिक अगर बढ़िया नेता नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर से गुलाम हो जाएगा। तो इतना आसान बात तो नहीं है भाई। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। देखो, उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का कथी है, मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया 4 बड़े फॉर्म होते हैं जिसमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें 50 से 100 मनुष्य का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में भरण पोषण होता है, परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों बृहद समकालीन कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। ठीक है, चलो, बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग अलग अलग स्थितियों का चुनाव क्यों करते? उद्योग अपनी लागत हटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। यानी उद्योग अपनी लागत हटाकर लाभ को क्या करते हैं भाई, बढ़ाते हैं, ताकि बड़े पैमाने पर, मतलब बड़े बड़े पैमाने पर बड़ा बड़ा मशीन ला करके बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोलना। इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जो है इस प्रकार है। मतलब ये बात कहने का ये हुआ कि बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग अलग अलग स्थिति का चुनाव करते हैं। मतलब अब छोटा मोटा फैक्ट्री खोलना है तो कहीं भी जनरली खोल करके अपना कमाने लगता है, लेकिन जब ये हम ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाएंगे या फिर ज्यादा बड़ा फैक्ट्री अगर खोलेंगे तो इसका मतलब है क्या कि भाई वो सब चीज सारा देखते हुए कि कहां पर हमको मजदूर सस्ता मिलेगा, कहां पर यातायात की व्यवस्था है, कहां से ज्यादा वहां से माल क्या होगा, प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, या फिर जो भी प्रोडक्ट उस कंपनी में बनाया जाएगा तो रॉ मटेरियल जो होता है, मतलब जिससे वो चीज बनाया जाएगा, रॉ मटेरियल उसके आसपास में मिलेगा या नहीं, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर फैक्ट्री को खोला जाता है। ठीक है ना, तो वही बात कर रहा है
किया जाता है जहां पर उत्पादन लागत कम हो और हमें जो रॉ मटेरियल मिले सस्ता मिले, वहां पर जो है सो हम जो कुछ भी मजदूर हो हमको सस्ता मिले, रॉ मटेरियल हमको सस्ता मिले, यातायात की सुविधा सस्ता में हो जाए। तो ये सब सारी चीजें सोचते हुए, ठीक है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस प्रकार है। मतलब क्या? मतलब सीधा साधा बात है कि इस चीज को तो अभी थोड़ा सा पढ़े, इसको अभी हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, देखो तुम लोग शायद कुछ कुछ चीज को समझता नहीं है। अच्छा, कौन बता पाएगा कि ये लाइन लिखा हुआ है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस प्रकार है, मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कौन बताएगा? बताओ ईमानदारी से, के बुझल ये बात क्या? जबकि हम अभी ये बात बताए भी हैं। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब यह है कि उद्योग वहां लगाना चाहिए जहां जो सारी बातें हम बोले हैं वो सुविधा हो। तो उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? जो हम सारी चीजें बोले हैं कि वहां पर हम जो बनाएंगे कंपनी तो बाजार होना चाहिए आसपास में, ताकि हम पार्सल प्रसारित कर सके चीजों को। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले का मतलब क्या हुआ कि जैसे गांव से लोग जो देश में जाते हैं, तो गांव से जो लोग गांव से जो नगर में जाते हैं या दूसरे क्षेत्रों में जो जाते हैं, तो क्यों वहां जाकर के रहने लगे? इसका मतलब क्या हुआ? कौन ऐसा चीज है जो हमको प्रभावित कर लिया, आकर्षित कर लिया? मतलब क्या ऐसा चीज है जो हम यहां छोड़ करके वहां रहने लगे? तो वही कहने का मतलब है, क्या ऐसा कारक है जो उद्योग खोलने के लिए प्रभावित करता है? मतलब हाँ भाई यहां उद्योग खोलना चाहिए। तो वो सब हम बारीकी से यहां से पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में या किसी भी जगह पर उद्योग खोलने के लिए बाजार तक अभिगम्यता, मतलब बाजार तक पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। अब ऐसे जगह पर हम फैक्ट्री नहीं खोल लेंगे जहां से माल वहां बनाएंगे, अब माल बाजार पर भेजिए नहीं पा रहे हैं भाई, यहां लेने के लिए कोई आता ही नहीं है, तो ऐसे जगह पर फैक्ट्री खोल के क्या फायदा? तो मतलब फैक्ट्री उस जगह पर खोलो जहां बाजार की क्या हो, पहुंच हो सके। ठीक है, अभिगम्यता का मतलब पहुंच, बाजार की पहुंच जहां हो वहीं पर हम खोल सकते हैं। अब तो इसमें हम बारीक, तो एक बात यह हुआ। अब अब पूछेगा उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को बतावे, और अच्छा पॉइंट है भाई, क्वेश्चन अच्छा है। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो सबसे पहले उद्योग को प्रभावित करेगा मतलब बाजार की पहुंच होनी चाहिए। जिस जगह पर हम खोलेंगे फैक्ट्री को, वहां से बाजार की क्या होनी चाहिए? पहुंच होनी चाहिए। इसमें कुछ बारीकी से उल्लेख किया गया। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। अब बाजार का पहुंच का मतलब क्या हुआ? कई प्रकार की चीजें हैं। जिस बाजार में सामान मिलता है कंपनी के आसपास होना चाहिए कुछ, अब 200-300 किलोमीटर वो अलग बात है, ठीक है। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख बात है, कारक है, जो उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। अब फैक्ट्री के द्वारा जो भी माल उत्पन्न किया जाएगा उसको किसी न किसी जरिए से बाजार तक पहुंचाना, अगर ये सुविधा होगा तभी वहां फैक्ट्री खुलेगा। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तु की मांग हो। बाजार का मतलब क्या? कि जहां पर हम फैक्ट्री खोल रहे हैं उसके आसपास में उस वस्तु का मांग हो, ताकि मेरा प्रोडक्ट यानी उत्पादन वाली वस्तुएं बिक सके, क्योंकि बना बना के तो घर में नहीं रखेंगे भाई, ठीक है। तो यह कहने का मतलब है उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग हो। बाजार का मतलब क्या हुआ? उस बाजार में हमारे द्वारा तैयार किए गए वस्तुओं का मांग हो, ठीक है। वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या? वहां मांग भी हो।
अब मांग के साथ साथ जरूरत भी हो और जरूरत के एक आधार पर वहां के लोगों के अंदर क्षमता भी हो कि उस वस्तु को खरीद सके, और साथ ही साथ मन भी होना चाहिए। तो अब लोगों के अंदर कैपेसिटी नहीं रहेगा। जरूरत तो है, जरूरत तो बहुत सारी चीजों को हो जाता है, लेकिन उतना कैपेसिटी नहीं, औकात ही नहीं रहेगा खरीदने का, तो फिर वहां माल तो बिकेगा नहीं भाई। नहीं बिकेगा तो फिर फायदा ही नहीं होगा तब। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि बाजार की पहुंच होना चाहिए, ताकि उस कंपनियों से जो भी सामान उत्पन्न किया जाएगा, बनाया जाएगा, वह बाजार में उसकी मांग हो, वहां के लोग उस चीज को मांगे भी, जरूरत भी समझे, और उसके अंदर क्षमता भी होना चाहिए, ताकि खरीदे, ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो फायदा होगा। तो खरीदने की क्षमता यानी क्रय शक्ति भी हो, खरीदने की ताकत, शक्ति भी हो। दूरस्थ क्षेत्र, दूरस्थ मतलब दूर के क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है, छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। ठीक है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बृहद वैश्विक बाजार है, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। अब कहने का मतलब क्या हुआ? अब क्या दर्शा रहा है बताओ, कौन समझता है इस बात को? कौन समझा इस बात को भाई? इसका क्या मतलब हुआ? समझाते हैं तो ध्यान से सुनता ही नहीं है तुम लोग। अब बाद में फिर पता चलता है कि वैसा वाला क्वेश्चन पढ़ेबे नहीं कल के सर। आज क्वेश्चन था, कल क्वेश्चन था, जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया उसमें एको को क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पढ़ाए हैं, जिस चैप्टर से पढ़ा चुके हैं। अब जो चैप्टर अभी नहीं पढ़ाए हैं भाई, तो वो भी पूछा गया था उसमें, तो वो वाला नहीं बनेगा। लेकिन जिस चैप्टर को पढ़ाए हुए हैं ना, उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित रूप से बनेगा। नहीं बन रहा है तो समझ जाना, ये नहीं दिमाग में लेना कि पढ़ाई नहीं भले, ये गारंटी है इस बात का। अगर नहीं बन रहा है तो तुम कोरिया है, तुम पढ़ा नहीं है, तुम ध्यान नहीं दिया है, इतना याद रखना। तुम्हारे अंदर कमियां हैं, तो इसलिए दिखाए हैं, इसलिए रोज बनवा रहे हैं अब, ताकि तुमको आभास भी तो होगा ना, अपना औकात भी तो पता चलेगा कि मेरा औकात कितना है, हम कितना बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। अगर क्लास छोड़ते हैं तब कितना इफेक्ट पड़ता है। अब तुम एक आध दिन 4 दिन क्या करेगा, क्लास छोड़ देगा, बीच में आएगा भी तो ध्यान नहीं देगा। ये टॉपिक हम बोल दिए, अब बहुते बच्चा अगर टॉपिक को केंद्रित नहीं किया होगा तो कहां से उसको समझ में आ जाएगा बात कि क्या पूछा क्वेश्चन। अब तुमको मान लो ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बना है, यही उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को बतावे। अब इस क्वेश्चन को अगर बढ़िया से समझ गया तो इस क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जा सकता है, बातों को थोड़ा बढ़ा देगा, घुमा देगा। अब जैसे निर्वाहन कृषि हम लोग पढ़े हुए थे और उसमें जीवन निर्वाहन कर दिया, अब उतना ही में कितना भुतला जाएगा, ये जीवन कत से आब गेले। तो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, क्योंकि वो चीज लिखा नहीं था लेकिन बोलने में तो आता है। निर्वाहन मतलब जीवन नहीं, हाँ? तो तुमको ये चीज सब पता होना चाहिए भाई। उतना अगर नहीं लगाएगा माइंड तो फिर दिक्कत है। ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है? छोटे बाजारों से युक्त होते हैं यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बृहद वैश्विक बाजार है, क्योंकि इन प्रदेशों के लोग की क्रय क्षमता अधिक है। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब इन सब क्षेत्रों में यह कह दिया कि भाई भारी से भारी, महंगा से महंगा चीज का भी अगर फैक्ट्री खुलेगा, अगर जरूरत वाली चीजों को अगर फैक्ट्री खोलेगा तो पक्का है कि उसके अंदर क्षमता है खरीदने का, वहां चलेगा। तो कोई फैक्ट्री जो खोलता भी है ना, तो ये भी देखता है कि भाई किस देश में कैसा विकास हुआ है, वहां पर कैसी शक्ति है, ताकत कितना है, कितना क्षमता है। अगर हम इस चीज का फैक्ट्री लगाना चाहेंगे तो वहां चलेगा कि नहीं चलेगा। अब जैसे यहां पर सिमरी में जूस वगैरह का दुकान सब कई बार खुला, कई बार अच्छे अच्छे चीजों का दुकान सब खुला, हम देखे हैं, लेकिन वो 2-3 महीना खुला, उसके बाद मिलना बंद। क्यों? क्योंकि या तो दुकान खोलने वाला पहले सर्च रिसर्च नहीं किया कि यहां पर लोगों को जरूरत तो सबको है,
जरूरत तो सबको है, लेकिन उतना माथा नहीं लगाता है कि हमारे लिए क्या लाभदायक होगा, क्या खाने पीने वाला चीज अच्छा होगा, क्या नहीं होगा। अब अगर उसको नहीं बिकेगा तो भाई एक दो आदमी लेने के लिए जाएगा तो फायदा क्या होगा, तो फिर वहां से तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो उतना दिमाग नहीं लगाया, मतलब उतना नहीं सोचा, उसको लगा कि भाई जूस उसका दुकान है, भाई आदमी तो पीबे करे, लेकिन यहां सोचता है एक गिलास के जो हम मान लिए 50 रुपए का जूस पी लेवे तो 4 दिन खा लेवे, साग सब्जी है ना, लेकिन जरूरत है। ठीक है, तो अब अमेरिका जैसे, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्र क्या है, यहां पर अगर किसी भारी से भारी फैक्ट्री को भी खोला जाए और अगर उपयोगी चीज होगा तो पक्का है उसके अंदर क्षमता है कि भाई खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि इन प्रदेशों के लोग क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, आई तो आप भी जानते हैं, कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर भारी से भारी चीज लेकर के जाए तो वो खरीद लेगा, और कुछ ऐसा चीज होगा कि मध्यम वाला रहेगा, मतलब मीडियम उसका प्राइस रहेगा, तो वही चीज सब यहां बिकेगा नहीं तो। कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा जो एकदम लो से लो, अच्छा दो न दो, बस सस्ता दे दो। तो समझ में आ रहा है ना, अच्छा है कि नहीं उससे हमको मतलब, सस्ता है ना हम लेंगे। तो बात समझ में आ रहा है, हाँ वही चीज है। ठीक है, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ, हाँ कुछ दक्षिण एशिया और एशिया पूर्वी एशिया के जो है, जैसे अब भारत भी कई तरह का हो गया, चाहे मान लो बहुत सारा ऐसा देश हो गया दक्षिण एशिया के अंतर्गत कि वहां भी लगभग बात, लेकिन ये सब कुछ मुख्य प्रमुख हो गया, विशेष रूप से हो गया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि खाली एग्जाम्पल के तौर पे इतना दिया जो भूप हो गया, ये महान महान बृहद वैश्विक बाजार वाला क्षेत्र हो गया ये, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल यही। अब दक्षिण और पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है उस जगह के भी कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहां पर क्षमता है। ठीक है, जैसे अब देखो, अब इस जगहों पर क्या, इस जगह पर यहां तक का औकात हो गया कि वायुयान निर्माण तक अगर फैक्ट्री हो। अब उसका फैक्ट्री मतलब वैसे नहीं होता है जैसे खिलौना वगैरह का हो गया, कपड़ा वगैरह का हो गया, उसका कुछ सिस्टम होता है। वायुयान निर्माण की बात करा जाए, शस्त्र निर्माण की बात करा जाए। अब एक बात यहां और चीज ध्यान देना कि वायुयान निर्माण की बात हो या शस्त्र निर्माण इत्यादि की बात हो, तो इस सब का हर जगह क्षेत्र नहीं होगा। कई देशों का बात होगा जो वहां से वो परचेज करेगा, क्योंकि ये सब इतना आसान तो है नहीं, है ना। अब इन सब क्षेत्रों में वायुयान निर्माण, अगर कहीं पर वायुयान निर्माण करता है कोई फैक्ट्री, तो खरीदने का, अब छोटा सा छोटा जो बहुत ज्यादा गरीब है उस जगह पर जाएगा, फैक्ट्री खोल देगा उस देश में जाकर के, वायुयान निर्माण करने लगेगा, उसको औकाते नहीं है भाई। ट्रेन वगैरह निर्माण करेगा, औकाते नहीं है भाई। शस्त्र निर्माण, अब इस सब निर्माण ऐसा भी है कि हर जगह प्रसारित करने की जरूरत नहीं होता है। अब ये सब चीज एक ऐसा कंपनी हो गया जो ये कस्टमर को नहीं ढूंढेगा, ज्यादा कस्टमर इसके पास जाएगा अगर जिसको जरूरत होगा तो। हाँ, एक केंद्र बिंदु बना लेगा। केंद्र बिंदु मतलब कि ये सब चीज जो हम खोलेंगे, जो अभी हम बोले प्रभावित करने वाले, कि यहां अगर खोलेंगे तो इसके आसपास का जो भी धनी मनी देश सब है सब लेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज जो ऐसा एक कंपनी सब हो सकता है जिसके लिए जो है सो ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रसारित करेगा कि भाई तुम मेरे पास आओ, बल्कि ऐसा अगर, क्योंकि ये चीज थोड़ी ना 5-10 रुपए का चीज है जो भाई जरूरत भी 5 रुपए औकात है तो 7 रुपए का चीज तो ले लेगा, लेकिन 5 रुपए का औकात है तो 500 का चीज कहां से लेगा। बात समझ रहा। तो बंदूक वगैरह, शस्त्र वगैरह का या वायुयान का इत्यादि का जो बात होता है तो कहीं उस क्षेत्रों में। ठीक है, अब कच्चे माल की प्राप्ति तक अभी
परिगम्यता। एक पहला पॉइंट तो क्या हो गया जो उद्योग को प्रभावित करता है, बाजार की पहुंच। दूसरा क्या, कच्चे माल की प्राप्ति का पहुंच। अब वही बात जो हम पहले बताए थे, फैक्ट्री तो हम वहां खोलेंगे जहां हम अपने उत्पादन किए हुए वस्तु को बेच सके। हम कंपनी तो वहां खोलेंगे जहां आसपास में हमें कच्चा रॉ मटेरियल मिल जाए। तो ये दूसरा क्या हो गया, अब कारक हो गया, दूसरा कारक हो गया। ठीक है, अब उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। मतलब सस्ता भी मिल जाए, अच्छा मिल जाए, और वहां कहीं ना कहीं उस परिवहन द्वारा उसको वहां लाया जा सके। ठीक है, भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थों यानी जैसे अयस्कों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित है। अब जैसे कि इस्पात, चीनी, सीमेंट उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारण है। अब कहने का मतलब क्या हुआ भाई, अब सुनो, कुछ ऐसा भी सामान, अब मान लो कुछ ऐसा फैक्ट्री है जहां पर ऐसा कच्चा रॉ मटेरियल मिलता है कि ज्यादा दूरी तक जब तक ले जाएगा वो कच्चा रॉ मटेरियल खराबे हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है? तो ज्यादा दूरी पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा तो वो क्या हो जाएगा। तो कंपनी जो खोलता है तो कंपनी वैसे ही नहीं खोलता है कोई चीज का बाबू, बहुत समझो, यही सब तो पढ़ाई है। बहुत सर्च रिसर्च करने के बाद ही कोई कहीं पर कोई फैक्ट्रिया खोला जाता है, और तब जो है अगर खोलता है तो सक्सेस भी पाता है। ना तो ज्ञान रहेगा, केवल पैसा रहेगा, पैसा के बदौलत चाहेगा कि भाई हम, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं भी खोल लेंगे तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कहा, अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरल से परिवहन योग्य होना चाहिए, भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थ अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित है, जैसे कि इस्पात, चीनी, सीमेंट उद्योग सब जो होता है। अब इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट बनाने का जो भी कच्चा रॉ मटेरियल होगा, चीनी बनाने का जो भी कच्चा रॉ मटेरियल होगा, है ना, या फिर इस्पात बनाने का जो भी कच्चा रॉ मटेरियल होगा, तो उसके आसपास में मिलना चाहिए और उसको आसानी से हम यहां परिवहन कर सकते, मतलब ला सकते हैं। तो इसलिए तुम कभी भी देखना कि चीनी का मशीन कहीं पर होगा उद्योग, तक कहां होता है, जिस क्षेत्र में गन्ना की उत्पादन हो ज्यादा से ज्यादा। सीमेंट उद्योग कहां होता है, जहां से कच्चा रॉ मटेरियल सीमेंट वाला मिल जाता हो आसपास में। ठीक है, अब कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पादन, मतलब कहने का कि किसी भी वस्तु को, जैसे बताए थे क्या कि दूध है, दूध से निकाले पैकेट में बंद कर दिए और बेच दिए। ठीक है, डेयरी उत्पादन क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के सब। अब मान लो कि दूध डेयरी कहां रहेगा, जिस क्षेत्र में दूध का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई दूध, पता चलता है कि भाई फैक्ट्री वहां है, दूध को पैकिंग करने के लिए जब तक ले जाएगा फट जाएगा भर दिन में, तो क्या हो जाएगा, गर्मी रहता है तो फट जाता है भाई, सारा दिन मजदूरी नहीं मिलेगा, वहां फैक्ट्री खोल देंगे तो काम प्रोडक्ट बनाएगा कौन भाई, ठीक है, उसको पैकिंग वगैरह करेगा कौन। तो श्रम आपूर्ति तक अभिगमता पहुंच, उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बिल्कुल सही, यानी कंपनियों के लिए मजदूर अहम भूमिका रखता है भाई। बढ़ते हुए यांत्रिकरण, स्वचालन, औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया, भले ही हो,
हाँ, एक चीज जरूर है कि ऐसा ऐसा मशीन या स्वचालन इत्यादि औद्योगिक प्रक्रिया सब आ गया है जहां 2000 के जगह 200 मजदूर से काम चल जाता है, लेकिन मजदूर तो चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मजदूर नहीं भी रहेगा। अब कोई मान लो कि तो वॉशिंग मशीन सब आ गया है, वॉशिंग मशीन धर देना आ कपड़ा उस पर लटका देना तो हो जाएगा, और ओकरा टिपो के ज्ञाने नहीं रहते। आ बटन टिप दिया है यहाँ, कहीं को भी मम्मी सबके चला ले धो ले, तो सबको तो नहीं होगा भाई। तो वो भी टिपने के लिए तो होना चाहिए ना ज्ञान, पता होना चाहिए ना भाई, ठीक है। तो उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया, फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूर्ण रूप से मशीनें काम कर दिया भाई, फिर भी जो है सो मजदूर की आवश्यकता होती है, तो मजदूर का भी होना अनिवार्य है। अब शक्ति के साधनों तक पहुंच, मतलब फैक्ट्री खोलेंगे, या फैक्ट्री जो चलेगा मशीन, तो उसके लिए तो शक्ति पावर ही बिजली होना चाहिए, रे वाट मिलना चाहिए। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट। तो पावर बिजली की व्यवस्था नहीं होगा तो वहां फैक्ट्री खोल देगा, क्योंकि मशीन जो लगाएगा तो फैक्ट्री चलेगा कैसे? बिजली पे। और जहां बिजली नहीं हो, बिजली की व्यवस्था ना हो, बिजली हो भी तो 24 घंटा में 20 घंटा पार रहे, मान लो तब तो मजदूरों को बैठा बैठा करके, भाई एक लाइट नहीं है तो मालिक ना करिए काम, तो फिर तो वो भी व्यवस्था तो होना चाहिए। और जनरेटर नहीं मिलेगा तब, अरे आसपास में जनरेटर नहीं मिल रहा है, कोई जनरेटर बनवा वाला कोई फैक्ट्री रहती तब ना बानर, जनरेटर नहीं मिल रहा होगा सो हम बोले तुम वो भी फैक्ट्री तो होना चाहिए। बात तो तुम्हारा सही है कि फैक्ट्री खोलते तो वही क्यों कायदे नहीं रहते, क्या नहीं रहती भाई। शक्ति के साधनों तक पहुंच होनी चाहिए। वे उद्योग जिसमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, मतलब मशीनों में। जैसे एल्युमिनियम उद्योग प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन। एगो सुंदर जो पहले भी बोले हुए थे, सभी फैक्ट्रियों को अभी जो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री खुलने लगा है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री का निर्माण हो गया है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगा है, इसके पीछे दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो कोयला उद्योग और दूसरा लौह अयस्क उद्योग। क्योंकि लौह के उत्पन्न होने के कारण कई प्रकार का प्रोडक्ट बनने लगा, क्योंकि लोहा नहीं उत्पन्न होता तो मशीनें नहीं बनती भाई, क्योंकि लोहा रहेगा तभी मशीन बनेगा, तभी फिर उस मशीन से कोई कई प्रकार की प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ रहा है? पहले देखा है ना कि जैसे पहले मशीन चलता था तो किस चीज से? कोयला से। अब कोयला का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, मतलब मशीनों में, लेकिन ये जो प्रसारित किया है इतना, उसका क्या बोलते हैं, तोहर दादा परदादा के हो? कोयला कि फैक्ट्री, मतलब तुम्हारा नहीं, फैक्ट्रियों का तो समझ में आ रहा है? मतलब कौन है? नया नया जो अभी कंपनी बन गया है, प्रोडक्ट सब जो बन रहा है, उसके पीछे जो विकास किया है कौन? आज जो इतना विकास कर गया है साइंस, आज का आदमी केवल कर दिया है, वो तो सब दिन से पढ़ाते आ रहे हैं भाई। कनी आपके बाबा दादा, फिर उनके बाबा दादा, उनके बाबा दादा थोड़ा विकास करते गए तो आज इतना विकास हुआ है। एल्युमिनियम उद्योग प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था। मतलब देखो, प्राचीन समय में इस सभी फैक्ट्रियों का मेन साधन क्या था? कोयला से शक्ति उत्पन्न करना और चलाना। पर आजकल जल विद्युत यानी बिजली का काम होने लगा है आजकल मशीनों में। खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन हो गया। खनिज तेल इत्यादि यानी पेट्रोल डीजल इत्यादि सबसे मशीन जो चलता है भाई, ठीक है, और बिजली से भी चलता है। कदे करिए, बात समझ में आया? आगे क्या है भाई?
परिवहन एवं संचार की सुविधा तक पहुंच। क्या गो बात हो गया? कौन कौन? बाजार तक पहुंच, और कच्चा रॉ मटेरियल, और क्या? श्रमिक की मजदूरी की, और क्या? शक्ति, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था। परिवहन एवं संचार की सुविधा, अभी तक हमने जो अभी तक माल तक तो बना दिया है, कच्चा रॉ मटेरियल सब हो गया, माल बना दिया है, फैक्ट्री में है, आते रहता है। लॉ जेबे तेकर मतलब कथी से लॉ जेबे? बाजारो है, देखल होता है, लेकिन लॉ कथी से जाइए? परिवहन, 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 ये सब परिवहन एवं संचार की सुविधा तक पहुंच। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए क्या होनी चाहिए? तीव्र एवं सक्षम परिवहन सुविधा होनी चाहिए, जो औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक है। मतलब कच्चा रॉ मटेरियल कहीं वहां मिल रहा है, वहां से जो लाएंगे तो परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए भाई। अब यहां से माल बन जाएगा, फिर लेकर के जाएंगे, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो होंडा होंडी तो तुमको सारी बातें हम बता दिए थे, ठीक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल बात है भाई, परिवहन में भी तो खर्चा करना ही पड़ेगा। अब कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है, अभी हम लोगों को जो यहाँ मिलता है, यहाँ नहीं बनता, यहाँ हम लोगों को मिलता है, तो ज्यादा कीमत बढ़ जाता है परिवहन के कारण भी। मान लो ये पेन 5 रुपया में अभी मिलता है या 10 रुपया में मिलता है, इसको बनाने में 2 रुपया लगता होगा, 1 रुपया लगता होगा, लेकिन यहां आते आते टैक्स वगैरह देते देते कुछ उखाया, फिर दुकानदार, खुदरा विक्रेता वो कहते 2 रुपया हमरो चाहिए, 1 रुपया हमरो चाहिए, ठीक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में, अब देखो फिर ध्यान नहीं दे रहा, इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ। मतलब क्या कि पश्चिमी यूरोपी वाला जो देश, उत्तरी अमेरिका वाला जो देश सब था, इसमें इस परिवहन इत्यादि सब के कारण ही ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री खुलने लगा भाई, ज्यादा से ज्यादा विकास होने लगा। क्योंकि ये सब सुविधा नहीं रहेगा तो दिक्कत है। आधुनिक उद्योग अप्रतिकरणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। परिवहनीयता में सुधार समकालिक आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए क्या? परिवहन और संचार। अब मान लो कि जहां पर हमने फैक्ट्री खोला, हर तरह का सुविधा हो गया, लेकिन अब तक किसी को पते माल बना करके रखल है 2 साल से, किसी को हम प्रसारित नहीं कर पाए हैं कि यहां पर ये सामान मिलता है, तब तो दिक्कत है भाई। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? संचार की व्यवस्था, है ना। आदान प्रदान, वही सूचना का आदान प्रदान संचार द्वारा होता है ना भाई। प्रबंध के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता। सरकारी नीति, अब पहले बताए थे, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण के बाद ही फैक्ट्री खोलने का हक था। अब जहां किसी देश में नियम नहीं है, सरकार नहीं खोलने देगा, तो कैसे तुम फैक्ट्री खोल लेगा भाई? और वो भी तुम फैक्ट्री खोलने के लिए ये सब सारा चीज हो गया, लेकिन उसके पीछे नियम, कानून, नीति, उसको फॉलो करना पड़ेगा भाई, तभी फैक्ट्री चलेगा आपका। जीएसटी वगैरह जो कुछ भी होता है सिस्टोमेटिक, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो सरकारी नीति, संतुलित आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंदर विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। मतलब अब ये जो है किस क्षेत्र में उद्योग खुलेगा, किस क्षेत्र में उद्योग नहीं खुलेगा, इसकी नीति को कौन करता है भाई? सरकार। अब तुमको मन होगा ये नहीं कि घर सबको उजारो और यहां फैक्ट्री लगा दो, अलाउ नहीं देगा भाई, दिक्कत करेगा।
कहीं भी आप फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं, उसके पीछे नीति नियम है। तो इसके अंतर्गत देख लेना, ठीक है। और भी इसके पीछे बहुत तरह की बातें हैं जो बोले हैं कि जीएसटी वगैरह को नीति नियम के अनुसार कंपनी को अपडेट देना पड़ता है, भाई कितना रॉ मटेरियल तुम कहां से लाता है, क्या करता है, कितना प्रोडक्ट बनाता है, क्या बनाता है, नहीं बनाता है, कि जहर माहौर बना करके फैला रहा है, सब चीज सरकार के अंदर में होना चाहिए। तब ना कहता है कि कोई कोई देखना मूवी देखना तो गुंडा सब फैक्ट्री खोल लेगा चप्पल के और उसमें बनाएगा, कुकिंग का काम सब करेगा, गलत गलत हथियार बनाएगा, सरकार के नजर में चप्पल जूता के फैक्ट्री हमर। पास समझ में आ रहा है? तो ये बात है। अब सम्मोहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम में, सम्मोहन अर्थव्यवस्था तक भी क्या होनी चाहिए? पहुंच। उद्योगों के मध्य संबंध। अब उद्योगों के बीच संबंध मतलब क्या भाई? वहां इकोनॉमी तो सामूहिक तौर पर अच्छा होना चाहिए, और क्या उद्योगों के बीच संबंध होना चाहिए। जैसे मान लो कि भाई एक गाड़ी बनता है, गाड़ी, अब सुनो, अब संबंध एक लास्ट में बता रहा है क्या। सो देखो, अब कोई गाड़ी बन रहा है, अब गाड़ी बना तो उस गाड़ी को बनाने में क्या सब लगा? नॉट बाल्टू लगा, या फिर कचकारा का सामान सब लगा, स्टील टाइप का सामान लगा, लोहा टाइप का सामान लगा। तो कोई भी जो गाड़ी बनता है ना भाई, तो एक गाड़ी को बनने में कोई एक फैक्ट्री पूरा पूरा गाड़ी तैयार नहीं कर देता है, याद रखना। पूरा पूरा गाड़ी तैयार एक गो फैक्ट्री, कचकारा का सामान लाएगा दूसरे फैक्ट्री से। जैसे मान लो कि गाड़ी तैयार करना है तो गाड़ी के लिए क्या करेगा? नॉट बाल्ट का फैक्ट्री अलग होगा, ठीक। कचकारा का जो भी उसमें प्रोडक्ट लगता है उसके लिए फैक्ट्री अलग होगा, लोहा का जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके लिए फैक्ट्री अलग होगा, जो भी इंजन वगैरह का काम होता है उसका फैक्ट्री अलग होगा। अब कोई ऐसा फैक्ट्री है जो क्या करेगा? इससे भी सामान लाके, इससे भी सामान लाके, इससे भी सामान लाके, इससे भी सामान लाके, इससे भी सामान, अभी क्या करेगा? गाड़ी को तैयार करेगा। तो हुआ ना, उद्योगों का उद्योगों से संबंध होना चाहिए तभी बन पाएगा। अब जैसे छोटा सा कोई भी कई तरह की बातें हैं भाई, आप बनाना चाहते हैं तो बोलते हैं वही फैक्ट्री से हम ये सामान लाते हैं। अब जैसे हम तुमको बोले थे कल चप्पल जूता वाला, तो अब उसका जो पिघलाने का मशीन होगा वो अलग फैक्ट्री होगा। शुरू में जो कबारा कूड़ा कबारा ले जाता होगा तो सबसे पहले कूड़ा कबारा वाला एगो फैक्ट्री होगा मान लो। अब वो कूड़ा कबारा खरीद करके जो एगो मालिक ले जाता होगा उसको फिर गलाता होगा, फिर उसको गला या तो वो एगो फैक्ट्री हो गया। वो गला करके दाना बनाएगा, दाना बना के फिर बेचेगा किसको? जो जूता चप्पल बनाता होगा। बात समझ में आ रहा है? अब उसके पास वो चीज जाएगा। अब जूता चप्पल फिर बनाया तो उसको पन्नी की जरूरत होगा पैक करने के लिए, तो पन्नी का फैक्ट्री आसपास में वो मिलना चाहिए। समझो बात को। अब फिर उस पन्नी में भी पैक कर दिया तो वो क्या बोलते उसको? कार्टून। कार्टून का फिर एगो फैक्ट्री होना चाहिए आसपास में ताकि वो वाला कार्टून मिले। भाई इतना प्रोसेस होता है, समझो, तब जाकर के प्रसारित किया जाता है ना। तो प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेकों उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ सामूहिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। अलग अलग उद्योग के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला, वही जो श्रृंखला हमने बताया वो एक प्रकार से श्रृंखला ही हो गया, ठीक है। बचत की प्राप्ति इत्यादि उपर्युक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही हो। अब कोई ऐसा, जैसे भार में कमी होने का मतलब है पत्थर है, आप पत्थर से बनाया चूर्ण, चूर्ण से बनाया सीमेंट हल्का, तो वजन को क्या कर रहा है? कम करता जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। अथवा नहीं पर जिनके भार में कमी हो रही अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं, यह उद्योग संगठन
पूर्वजों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं और इसमें उत्पादन कम से कम मात्रा में है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। ज्यादा श्रमिक नहीं, सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा पहुंच हो सकती है। अब कई प्रकार की चीज ऐसा बनता है जो छोटा मोटा उद्योग हो जो नुकसानदेह नहीं करता। अब फैक्ट्री जो इतना खुलता है, जैसे बाहर में जाता है तो लोग ज्यादा बीमार पड़ता है, इसलिए आदमी देखो सब लोग कहता है भाई गांव में रह, गांव का व्यवस्था कर और गांव में कमा। क्यों? क्योंकि जानता है जो आदमी बाहर जाएगा फैक्ट्री वगैरह में काम करता है तो उस सबको ज्यादा तबीयत खराब होता है। देखना वो व्यक्ति सब जो है क्या करता है, 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल कमाता है, खाता है, ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ही हो जाता है तो बस गांव में आकर के रहना पड़ जाता है। अब उसका इनकम भी बंद हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह के आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो आप तो समझ ही रहे हैं कि भाई फैक्ट्री से कई प्रकार की नुकसानदेह गैस सब निकलती है भाई, कई प्रकार। अब विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। अब विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है भाई? विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पादन एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। मतलब विनिर्माण उद्योग, वही बात जो हम तुमको बोले थे, सुनो अभी बात अपने से समझ जाना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, विनिर्माण उद्योग का जो बंटवारा होगा, कौन सामान बनाने वाला उद्योग किधर लगना चाहिए, कौन सामान बनाने वाला उद्योग किस तरफ लगना चाहिए, उसका तो सिस्टमेटिक क्षेत्र होना चाहिए भाई। विनिर्माण उद्योग का जो बंटवारा होता है उसका आकार के आधार पर हो। अब मान लो कि ऐसा फैक्ट्री लगाएंगे कि 200 एकड़ में लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ के बहुत निवासी है तो क्या करेगा भाई, तो बसेगा कहाँ? हाँ, ऐसा अगर लगाना है तो उस क्षेत्र में लगाओ जिस क्षेत्र में लोग कम बसता हो, लेकिन व्यवस्था सारा चीज का वहां हो, तो सारी चीजें देखा जाता है। बाकी छोटा मोटा फैक्ट्री खोलना है तो कहीं लगा लो भाई, है ना। दूसरी नंबर बात, उसका आकार देखो, कच्चा रॉ मटेरियल जहां मिलेगा, जिस सामान का हम बनाना चाहते हैं इस सामान, लेकिन यहां उस सामान का कच्चा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो कैसे बना पाएंगे? तो कुल मिलाकर के बात अब समझता होगा। आकार पर आधारित उद्योग। आकार पर आधारित उद्योग, अब किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। बिल्कुल, आकार कुछ भी अगर होगा, कितना से कितना बड़ा फैक्ट्री हम खोलेंगे तो कहां पर कितना निवासी मिलेगा, कितना मजदूर मिलेगा। अब यहां पर हम ऐसा फैक्ट्री खोल रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा, हमें इस फैक्ट्री में जरूरत क्या है, कम से कम 2000 वर्करों का, लेकिन यहां हमको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा 200 वर्कर, 300 वर्कर, तो फिर यहां फिर ये फैक्ट्री नहीं हो पाएगा। ये भी ध्यान रखा जाता है। इस फैक्ट्री को जो हम खोलेंगे तो हमको इतना एकड़ जमीन चाहिए, इतना एकड़ जमीन में नहीं होगा, तो उसका भी आकार देखा जा सकता है भाई, ठीक है। कार्यरत श्रमिकों, क्योंकि फैक्ट्री जो लगता है तो फैक्ट्री लगने के बाद उसका मशीनें लंबा लंबा आता है। एगो मशीन होगा जो यहां से लेकर के वो टी पॉइंट तक जाएगा, चौक तक, इतना बड़ा बड़ा मशीन आता है। यहां से लेकर के वो टी पॉइंट तक चला जाएगा मशीन, एगो मशीन, वो नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ा एगो मशीन, समझो। तो इतना जमीन तो चाहिए ही चाहिए भाई। अब इतना जमीन चाहिए तो ये तो केवल मशीन एगो बैठेगा, तो इतना एगो बैठेगा। अब इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट निकलेगा, तब समझो कि अगर कोई ऐसा फैक्ट्री होगा तो कई बड़ा जगह लेगा, ठीक है। वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो, किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिक की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर, छोटे एवं बड़े पैमाने के उद्योग में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस सब का भी छोटा छोटा उद्योग होता है जो, है ना। अब कुटीर उद्योग, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, तो कहेगा निर्माण की सबसे या विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। शिल्पकार क्या करते हैं? कच्चे माल का देखो इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं
एवं साधारण औजार द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलाकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन कर लेते हैं। मतलब कुटीर उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें कुटीर उद्योग में यह जरूरी नहीं होता है कि ध्यान दो इधर, कुटीर उद्योग में ऐसा नहीं होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमको मजदूर की आवश्यकता, बल्कि अपने घर के 2-4 आदमी 5 आदमी मिलकर काम कर लेलक, बात खत्म। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते लेते हैं या तो इसे स्थानीय गांवों में बाजार में जाकर के भाई बेच देते हैं, छोटा छोटा उद्योग। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी कर लेते हैं। उत्पाद की अदला बदली मतलब हम ये उत्पाद करके तुमको दे रहे हैं, तुम हमको दे दो। जो अब पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करती है। ज्यादा जो है सो पूंजी की आवश्यकता छोटे छोटे उद्योग में नहीं होती है, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है, ठीक है। एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। तो कुटीर उद्योग में बस छोटा छोटा बात है। कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बन गया है, ये सब बात अपना आराम से लिख सकते हैं भाई, ठीक है। आगे क्या है कि इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने, दैनिक जीवन मतलब दिनचर्या, जो रोजों का दिनचर्या है उसमें आने वाले जो भी वस्तुएं हैं, जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर इत्यादि, जो रोज, क्योंकि रोजों के काम आने वाले चीजें जो दिनचर्या में आता है। जूते एवं लघु मूर्तियां उत्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाना, ये सब क्या आएगा, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ बनाने वाला मशीन जो होता है, छोटा छोटा मशीन सब आता है जो खाद्य बना देता है। कपड़ा वगैरह सब बनाने का जो मशीन आता है, छोटा छोटा भी है। कपड़ा बनाने का मशीन का मतलब क्या हुआ, अभी सिलाई करके एगो सिलाई मशीन एगो दूगो रख लो, हो गया फैक्ट्री, हो गया, फैक्ट्री नाम हो जाता है, ठीक है। उद्योग छोटा सा कुटीर उद्योग हो गया। तो तुम जो अभी जैसे मान लो कि कोई आदमी कपड़ा सिलाई कर करके तैयार करके दे रहा है, हाँ हमारे घर में फैक्ट्री है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तनों एवं ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता। वही बीच तो भाई बहुते आदमी मोबाइल से कमा ले छले, 5-5 रुपया लेता था एगो व्यक्ति से। फोन एले, मान लिया अब टोला पड़ोसा में एगो मोबाइल है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, अब आसपास में केकरो आदमी अगर बाहर रहे है तो बाहर रहे है तो मान लिया बात तो करते, तो एगो फोन केकरा ओकर है, ओकर नंबर दे दे छले है, फोन करे छले और बाहर से आदमी पूछे छले कथी कि केकरा है कि गांव में केकरो कोई मोबाइल नहीं खरीदल के या, हाँ तो फलना आदमी खरीदने हैं, तो ओकर नंबर दे छले आ देवो करे छले नंबर कि हाँ भाई अगर तुमको देंगे तो भाई कमाई होगा ना मेरा, तो लो नंबर देना। मात्र कम बात करे छले, 5 रुपया ले छले, उसमें बहुते आदमी कमाता भी था भाई, अच्छा स्रोत था कमाने का। 5 रुपया लेता था, रिचार्ज अभी ओकरा चार्ज करावला जाए छले कत, बैटरी वाला के पास। कोई कोई बैटरी जो रहे छले ना, बैटरी इन्वर्टर इत्यादि वगैरह सब टाइप का जो बात होता था बैटरी से, तो उसके पास चार्ज करा, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ चार्ज है ना, चार्ज एगो कूपन सब आता था, ठीक है। चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार, सोना का भी अगर काम करता है तो छोटा सा कुटीर उद्योग हो गया भाई। चांदी एवं तांबे से आभूषण बनाने का काम करता है तो छोटा सा कुटीर उद्योग हो गया। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस इत्यादि या स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से कई प्रकार की चीजों को बना देना, वो छोटा कुटीर उद्योग के अंतर्गत, तो आराम से लिख सकता है कुटीर उद्योग में भाई, बहुते बात लिख सकता है। छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, देखो यह कुटीर उद्योग से बिल्कुल क्या है, अलग रहेगा भाई। अब इसके उत्पाद की तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से बिल्कुल क्या है, भिन्न है। अब इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति के साधन, मतलब अब इसमें क्या कहा
छोटे पैमाने का जो उद्योग होगा उससे अलग, जैसे कि कुटीर उद्योग में हम लोग देखते हैं, उसमें कोई शक्ति की मतलब बिजली पानी की आवश्यकता नहीं था, मजदूरों की आवश्यकता नहीं था। अर्ध कुशल श्रमिक, अब उसमें क्या था कि कोई श्रमिक की आवश्यकता तो नहीं होती थी, अपने घर का 2-4 आदमी 5 आदमी मिलकर के ही अपना काम कर लेता था। बिजली पानी की आवश्यकता, उसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन इसमें छोटे पैमाने वाले उद्योग में होगा, श्रमिकों की आवश्यकता होगा, साधनों से चलने वाले यंत्रों की का भी प्रयोग होगा, शक्ति है ना इत्यादि। अब रोजगार के अवसर, उसमें कोई रोजगार, अगर हम फैक्ट्री छोटा कुटीर उद्योग खोले तो उसमें किसी को रोजगार दे दिया क्या? नहीं। लेकिन ई फैक्ट्री खोलेगा तो 5 आदमी के तक काम मिल गए भाई, चल ठीक है खोल, ठीक है। अब रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को क्या किया? रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग आरंभ किए। अब इस सब जो क्षेत्र था, भारत, चीन, इंडोनेशिया इत्यादि वगैरह सब जो क्षेत्र है, ऐसा ऐसा छोटे पैमाने पर उद्योग खुला। अब उस उद्योग में लोगों को क्या मिलने लगा? काम मिलने लगा, लोगों का इकोनॉमी अच्छा होने लगा भाई, ठीक है। चलो, बड़े पैमाने के उद्योग तो ये आराम से लिख सकता है। छोटे पैमाने के उद्योग से आप क्या समझते हैं, कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं? चलो बड़े पैमाने के उद्योग को देखते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, अलग अलग प्रकार का कच्चा माल, ठीक है, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़िया बढ़िया। अब अर्ध कुशल श्रमिक का मतलब क्या हुआ? छोटा मोटा ज्ञान भी होगा तो मशीन, लेकिन ये बढ़िया ज्ञान वाला व्यक्ति ही मशीन को, मतलब समझ में आ रहा है कुछ बात, है ना। विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पाद एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है बड़े पैमाने के उद्योग। पिछले, अब देखो वहां पर क्या बोला था, उद्योग को थोड़ा सा फैक्ट्री से हट के बोल दिया, थोड़ा सा अगर समझता तो, कल तो बताए थे ना। लेकिन फैक्ट्री तो फैक्ट्री भाई, उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन फैक्ट्री के अंतर्गत सब आता है। तो यहां नाम अब दे रहा है भाई बड़े पैमाने का उद्योग, मतलब बड़ा बड़ा फैक्ट्री भी बात हुआ ना। अब भाई कच्चे माल, शक्ति एवं साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन। अब इसमें क्या विकसित प्रौद्योगिकी का भी भूमिका होगा, अधिक उत्पादन एवं, अब बोलो कि विकसित प्रौद्योगिकी क्या होता है? प्रौद्योगिकी का मतलब ये क्या हुआ कि प्रौद्योगिकी का मतलब तो वही ना हुआ कि अब ये जो फैक्ट्री खुला, बड़े पैमाने का जो फैक्ट्री खुला था, और 4-5 को फैक्ट्री होते खुलल तभी ही फैक्ट्री खुलते भाई, ताकि उसका जो कच्चा रॉ मटेरियल कुछ इस फैक्ट्री से, कुछ इस फैक्ट्री से, कुछ इस फैक्ट्री से बना हुआ सामान लाएगा तब तो मोटरसाइकिल बनेगा। तो कहने का मतलब तो यही ना हुआ कि प्रौद्योगिकी का विकास का मतलब कई प्रकार की फैक्ट्री खुल जाना। पीछे नहीं पढ़ा है? अब अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब पिछले 200 वर्षों में इसका विकास काफी हुआ है, फैक्ट्रियों का, ठीक है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन में ज्यादातर हुआ करता था, संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादा हुआ करता था। अभी सब क्षेत्र तो जानिए करता है भाई, 200 साल पहले की अगर बात करा जाए तो उन सब क्षेत्रों में ज्यादा होता था, लेकिन अपने क्षेत्रों में ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा क्या हुआ ही नहीं करता था भाई, है ना। अब पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान समय में तो इसका विस्तार विश्व के कई देशों में हो चुका है, लगभग सभी देशों में हो चुका है, सभी भागों में, है ना। जैसे कि ये सब फैक्ट्री देखो कितना बराबर फैक्ट्री है, देखो यह कार बनाया है, बड़े पैमाने का उद्योग सब हो गया ये सब, ठीक है। देखो जैसे बनाया जा रहा है, कितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, कितने लोग 1000, 2000, 5000, 10,000 काम सब करता है। कभी जाएगा फैक्ट्री समय, घूमेगा फिरेगा, अपने दिमाग उमाग खुल जाएगा, सब चीज देखने लगेगा, ठीक है। या हाँ वो जो भी है भाई। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। मतलब क्या कहा कि विश्व के प्रमुख उद्योग जो है, कुछ विश्व का जो कुछ प्रमुख उद्योगों में तो कहा बहुत ही उद्योग, लेकिन कुछ प्रमुख उद्योग जो बड़ा बड़ा चीज बनाता है, ठीक है।
प्रदेशों को उनके बृहत पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूहों में बांट दिया भाई। पहला, परंपरागत बृहत औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में से एक है। मतलब कि एक उस क्षेत्र में बांट दिया गया कि जो कुछ प्रमुख देश सब जो है विकसित है, उसी में वो सब चीज बन सकता है, खुल सकता है भाई। दूसरा, उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहत औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। तो ये जो बड़े पैमाने पर जो है सो एक प्रमुख रूप से दो भागों में बांट दिया का मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो विनिर्माण का काम होगा कुछ बड़ा से बड़ा, जैसे वायुयान वगैरह से बना था, तो वो सब कौन बनाएगा भाई? जो विकसित देश सब होगा, बड़ा बड़ा होगा, अच्छा देश होगा, जो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, वही सब। या उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहत औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। अब कच्चे माल पर आधारित कुछ, अब आपको ये पूछेगा, आप उस समय में जानना चाहते होइएगा कि आप लोग भाई कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन है, तो ये भी पूछा जा सकता है कच्चे माल पर आधारित उद्योग, 5 उद्योग का नाम बताए, या उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो वो वाला बात। कौन कौन है जो कच्चा रॉ मटेरियल से उद्योग बनता है, ठीक। कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। क्या? सुनो, कच्चे माल पर आधारित उद्योग क्या हो सकता है भाई? कृषि आधारित उद्योग मतलब कुछ ऐसा चीज बनता होगा जो किसान उसको देता होगा उपजा करके, तब वो फैक्ट्री, अब जैसे दाल उल का फैक्ट्री सब होता है, मान लो अनाज का फैक्ट्री हो गया, उद्योग हो गया, तो वो किस पर होगा? कृषि आधारित। कृषि क्या है? कृषि का काम क्या हो? कच्चा रॉ मटेरियल का बात हो गया। ख में खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग मतलब क्या? लोहा का जो इस्पात वगैरह बनाता होगा, इस्पात उद्योग, तो ये क्या हो गया? कच्चे रॉ मटेरियल से ही तो बनाता है ना भाई। रसायन आधारित उद्योग, अब जो क्या बताए हम, जैसे कि बहुत सारा जो खाद पानी इत्यादि वगैरह जो बनाता होगा, तो ये चीज डाल करके जो बनाया जाता होगा, तो रसायन उद्योग। वन आधारित उद्योग मतलब कोई लकड़ी का मशीन फैक्ट्री, फर्नीचर का फैक्ट्री मान लो, ठीक है, जो लकड़ी का सामान सब जो बनता होगा बहुत जगह पर, तो क्या हो गया? वन आधारित उद्योग। और यही नहीं, कपास जैसे कि बहुत सारा जो चीज बनता है, मान लो कपास या स्वेटर वगैरह बनता है, कपड़ा वगैरह बनता है, वो क्या हो गया? कच्चा जो कपास, रेशा, ये सब जाता है, तो उसी से तो बनता है भाई। पशु आधारित उद्योग, दूध, डेयरी इत्यादि वगैरह जो कुछ भी है, तो ये सब आराम से आप नाम लें। अब कृषि आधारित उद्योग को बारीकी से हम लोग देखते हैं। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, और अलग अलग चीजों में बदल दिया जाता है और विक्रय के लिए ग्रामीण और नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। अब जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, अब कहीं पर मान लो क्या बोलते हैं उसको, केल्हू बोलते हैं ना, एगो जो गन्ना रस से जो मीठा गुड़ बनाया जाता है, या चीनी का उद्योग हो गया, तो ये सब किस पर आधारित है? कच्चे रॉ मटेरियल पर ही तो आधारित है ना ये सब चीजें, ठीक है ना। तो उसको क्या किया, मान लो कि वैसे अगर बिकेगा उसमें, उसको गुड़ बना दिया, फिर चीनी बनाया, और थोड़ा मूल्य उसको बढ़ाते जा रहा है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग हो गया, कुछ भोजन जो तैयार करने वाला उद्योग हो गया, जो भोजन वगैरह सब कुछ, भोजन में अब कई प्रकार का चीज, खाने पीने वाला चीज मान लो, ठीक है, हो गया। शक्कर बता ही दिया। अचार का उद्योग, अब आम उम सब लेकर के जाएगा, उस समय अचार सब तैयार करेगा, पैकिंग करेगा, बांटेगा, मतलब बेचेगा अपना जो कुछ भी। फलों की रस का उद्योग, कई प्रकार का, अब तुम लोग को कई प्रकार का जो आने लगा है, जैसे स्टिंग वगैरह इत्यादि वगैरह सब बहुत सारा जो आने लगा है। पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, है ना, कोकोआ, कुछ भी मसाले वगैरह का जो है वो भी किस पर आधारित है? मसाला का फैक्ट्री सब किस पर? कच्चे रॉ मटेरियल पर ही आधारित तो है ना भाई। उसको अपना प्रक्रिया करने के बाद वो मसाला तैयार करता होगा, पैकिंग करता होगा, बेचता होगा। तेल इत्यादि सब जो बनता है क्या है? कच्चा रॉ मटेरियल से संबंधित है ये सब। वस्त्र, सूती उद्योग ये सब बता ही दिए थे, तो इतना समझ सकते हैं। रबर इत्यादि का उद्योग जितना भी है सब क्या है? कृषि आधारित उद्योग। तो कहेगा 5 कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण दे, तो लिख सकते भाई।
कहेगा कच्चा रॉ मटेरियल वाले आधारित उद्योग का नाम बताओ, तो कृषि आधारित उद्योग लिख सकते हैं, है ना। इस सब उद्योग का नाम लिख सकते हैं, रसायन उद्योग लिख सकते हैं, है ना, खनिज उद्योग लिख सकते हैं, वन आधारित उद्योग लिख सकते हैं। लेकिन कहेगा क्या कि कृषि आधारित यानी कृषि पर आधारित उद्योग कौन सब है, कंपनी कौन सब है, छोटा छोटा, तो तेल बनाने का उद्योग, बात समझ में आ रहा है। कोई छोटा मसाला पैकिंग करने का, मसाला बनाने का उद्योग हम कह सकते हैं, शक्कर इत्यादि बनाने का, है ना, तो ये सब आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। भोजन संस्करण, कृषि से तैयार खाद्य में मलाई क्रीम का उत्पाद करता है। बिल्कुल भाई, चीनी उनी डाल के मलाई सब बनाता है ना, जिसको तुम लोग अथी जो आइसक्रीम वगैरह सब जो खाता है, अरे आइसक्रीम सबने खाई छे। डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना एवं मिठाई सम्मिलित की जाती है एवं मिठाई वगैरह सब बनाना, ठीक है। तो ये सब जितना जो कुछ पढ़ रहे हैं सब किस में आएगा, द्वितीयक क्रियाकलाप में आ? ठीक है, ठीक। को सुरक्षित रखने की कई विधियां प्राचीन काल से, कहां है भाई, हाँ, खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधियां प्राचीन काल से चली आ रही है। अब जैसे उनको सुखाकर, संधाकर या अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालकर, पर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग ही होता है। मतलब फिर भी इस सब चीज से जो तैयार किया जाता है जो भी माल, तो एक लिमिट दे दिया जाता है। तो हमने कहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट दे दिया जाता है, एक्सपायरी डेट सब दे दिया जाता है कि कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इस समय में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इस समय इसका एक्सपायर, भाई इतना दिन में खरीद करके खाएगा तो ठीक है, लेकिन तुम लोग तो वैसे ही ले जाता है, लेता है, बस चाट लेता है, हो गया बात खत्म। कहियो के चटनी बनल रहे, अरे वो जब पैकेट समय नहीं बहुत चीज खाता है, वो सब ज्यादा दिन का उसका उम्र नहीं रहता है, लेकिन मरलो तुम लोग खा लेता है, ठीक है। हालांकि देखो एक बात ये भी बता देते हैं, सुनो, एक्सपायरी डेट किसी ये सब जो करता है तो एक सीमित रहता है। अब ऐसा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग डेट मान लो जब का भी हो या एक्सपायरी डेट जब का भी हो, ठीक है, तो मान लो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का बात दे दिया, ठीक, तो कोई जरूरी नहीं है कि दिसंबर में 100% खराब हो ही जाएगा, जनवरियों में चल जाएगा, लेकिन फिर जनवरी, अगला जनवरी या फरवरी चल जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्स हो गया, खराब हो सकता, इसलिए लिमिट है, इतना तक तो पक्का नहीं होगा, और उसके बाद भी जनवरी फरवरी तक में कोई जरूरी नहीं कि खराब हो ही जाएगा, लेकिन भाई रिस्क नहीं लेंगे हम, तुमको खरीद के खाना है तो खाओ मरो, लेकिन यहां सरकार के द्वारा दिया गया कि ये चीज बनेगा तो इतना दिन का वैलिड दो भाई, ठीक है। सब साइंटिस्ट के द्वारा ये सब किया जाता है, ठीक है। अब जैसे तुम अब जैसे देखो बसिया भात रोटी, अरे एक दिन के बाद कोई जरूरी नहीं रात में बनले तो भोर में खराब भोए जेते नहीं होए है, नहीं होए है भाई, चारों दिन का खाता था कि नहीं खाता था आदमी जीवन जीने के लिए, रे भूख लागल है नहीं कुछ मिले है तो बसियो तक खा पड़ते, वो अलग बात हुआ, लेकिन तुमको मिल रहा है तो क्या जरूरत है हमको बसिया खाने का। अब आदमी, पहले का आदमी तो 4 दिन का खाता था, अब एक दिन सुबह हो जाता है तो नहीं खाता है, सोचो, क्योंकि पहले सुविधा नहीं था, अब तो है, अब तो भाई ताजा बना तब खिया, नहीं तो नहीं खेबो, बात साहब ठीक है। सुखाकर संघाकर, अभी सब सुखाकर संघाकर ये सब जानता है ना। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, इसका वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करता है जिनकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फॉर्म से आकार में बड़े यांत्रिकृत रसायन पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं, इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है, कृषि पर आधारित वाला कारखाना। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग क्या है? खनिज आधारित उद्योग में क्या आएगा? अब खनिज में जैसे बताए थे ना भाई, लोहा इत्यादि वगैरह कई प्रकार का जो खनिज निकलेगा उससे प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है।
खनिज आधारित उद्योग क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। अब इन उद्योग में खनिजों के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिज का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग धात्विक हो गया। क्या हो गया? धात्विक आ गया। यही बात सब भाई वहां दिल है, बाटल है। जैसे यहां पर है ना, जैसे अभी बोले कृषि पर आधारित उद्योग, तो ये सब आ रहा है, कृषि पर आधारित उद्योग ही है ना। तो यही सब उसमें खांचा बाय खांचा बांटल गया है, जो बोले थे नहीं समझा दें। ठीक है, इसीलिए हम बोले कि पहले पढ़ा देते तो अगर थोड़ा हल्को फल्को समझाएंगे ना तो चल जाएगा, नहीं तो तुम वहां जानना चाहता फिर ई किल भेलेश्वर बताओ नहीं बुझली, या हम आगे बढ़ते जाते तो तुमको लगता सर छोड़ दिल के। बात समझ में आया? हाँ। अब देखो, जब कुछ उद्योग अलौह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ध्यान दो ना, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, जवाहरात इत्यादि, जेबर तेबर, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योग में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। अब लौह इस्पात उद्योग मतलब धात्विक खनिजों का उपयोग हो गया। अब सोना चांदी इत्यादि, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब जो बनाया, सोना जेबर, ये सब क्या हो गया? अधात्विक खनिज का प्रयोग होता है। अब रासायनिक आधारित उद्योग क्या है? रासायनिक आधारित उद्योग क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। कृषि पर आधारित उद्योग क्या हुआ? रसायन आधारित उद्योग। ये किसके अंदर आया? कृषि के आधारित उद्योग के अंतर्गत। अब इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रोल वगैरह, ठीक है, रसायन, ठीक है, वही ना बोले थे केमिकल वगैरह सब एक प्रकार का क्या हुआ? केमिकल तो हो गया ना। पेट्रो रसायन उद्योग हो गया, में खनिज तेल पेट्रोलियम का उपयोग होता है, नमक गंधक इत्यादि बनाता है। एवं पोटास उद्योग में भी प्राकृतिक खनिजों, ये सब पोटास इत्यादि जो दिया भाई, वो सब क्या दिया? केमिकल रसायन से संबंधित नहीं हुआ। अरे ऐसा पोटास सब, ऐसा सामान सब नहीं आता जो तुम लाता है तो खेत में जो जितना भी बड़ा घास उस सब जो रहता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ रहता है, उसको जला उड़ा देता है। हो एहन वाला पोटास दा, एहन वाला मतलब हमरा केमिकल दा ना, ताकि हमार धान बच जाए, खरपतवार मर जाए। वही सब बात हुआ भाई। तो सब क्या हुआ? केमिकल ना हुआ एक प्रकार। चलो, अब वनों से प्राप्त, देखो वनों पर आधारित उद्योग क्या उद्योग है? कृषि पर आधारित उद्योग है। अब वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होता है भाई। फर्नीचर का उद्योग के लिए जैसे बड़े बड़े लकड़ी की आवश्यकता होती है, कागज उद्योग के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। जैसे आप जानते हैं भाई, बहुत सारा पेल्सिन इत्यादि बनता है भाई, लकड़ी से बनता है। बहुत कागज जो बनता है वो सब किससे बनता है? लकड़ी सबसे बनता है। बांस एवं घास की इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो ये वन पर आधारित उद्योग, जो कि कृषि वन से भी उत्पन्न किया, तो क्या हुआ? कृषि आधारित उद्योग हो गया भाई वो सब सारा चीज, ठीक है। पशु आधारित उद्योग, अब पशु आधारित उद्योग, पशु से जो भी दूध निकलता हो, चमड़ा से जो कुछ भी है ना। अब चमड़ा एवं ऊन पशुओं से, अब चमड़ा किससे प्राप्त करते हैं? पशु से। कुटीर उद्योग होगा तो दूध किससे प्राप्त करते हैं? पशु से। ऊन किससे प्राप्त करते हैं? ऊन तो भी बहुत सारे जानवरों से ही बनता है ना भाई ऊन, ठीक है, भेड़िया इत्यादि। या चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए बस हो गया हाथी के दांत सबसे कई प्रकार की चीजें सब बनाया जाता है। मतलब कुछ अस्त्र शस्त्र सो होता है, या कई प्रकार का जो होता है, मतलब ठोकने ठाकने के कगार पर उसको बन, जैसे बटन वगैरह सब कई प्रकार का चीज होता है। या बहुत ऐसा चीज सब बनाया जाता है जो हथियार में यूज किया जाता है। या बहुत सारा चीज होता है जिसको मतलब हाथी के दांत कई प्रकार के अति समय भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, ठीक है। अरे बहुत जगहों पर प्रयोग किया जाता है इन सब चीजों का। उत्पादक आधारित उद्योग, आपने कुछ मशीनों एवं औजार इत्यादि वगैरह देखे होंगे, जिनके निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में ही किया जाता है। लौह इस्पात स्वयं के एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है? लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब क्या आप इस लकड़ी को पहचान सकते हैं? लौह इस्पात से क्या बनाया? कुछ
वस्त्र उद्योग के लिए मशीन बना दिया। अब उपभोक्ता के उपयोग हेतु के लिए, उपयोग के लिए मतलब एक दूसरे से कपड़ा उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता कौन हो गया? कस्टमर भाई, द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कई प्रकार के कागज या पेंसिल, टेलीविजन एवं श्रृंगार सामान इत्यादि का। हाँ तो और कथी, ये सब किस चीज से बनता है? ये तो हो गया ना। चलो, अब स्वामित्व के आधार पर उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। सरकार का क्या होता है भाई? सार्वजनिक क्षेत्र वाला जो उद्योग होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, अभी हम बोले थे जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र होगा तो वहां फैक्ट्री खोलने के लिए वो सरकार ऑर्डर देगा तभी जाकर के खुल सकता है। भारत में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। समाजवादी देशों में भी अनेकों उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के निजी एवं सार्वजनिक दो प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा किसी निजी एवं निजी सार्वजनिक जान रहा है ना, निजी मतलब अपन भाई, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। क्या आप, अरे ये सब बातें कुछ कुछ आप लोग 10वां में बढ़िया से पढ़े होइएगा भी, कि उद्योग के सूची को बना सकते हैं। मतलब ऐसा होता है ना भाई कि कुछ ऐसा फैक्ट्री जिसको प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं, जो एक प्राइवेट फैक्ट्री होता है, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री होता है। तो प्राइवेट फैक्ट्री का मतलब उसमें अगर कुछ नुकसान फायदा हुआ वो अपना अपना जो खोला भाई प्राइवेट वाला वो जाने। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री जो होता है कि अगर उसमें किसी को कुछ समस्या हुआ, कुछ अगर लॉस लगा, कुछ लगा, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की भी होगी, क्योंकि उसको कमाई ज्यादा से ज्यादा सरकार को भी तो मिल रहा है ना। प्राइवेट वाले को तो बस केवल छोटा सा टैक्स दे रहा है, हो गया, ठीक है। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश का नाम बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ है बड़े पैमाने वाले। यह भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित वस्तु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, ठीक है, वस्त्र उत्पादन उद्योग है ना, इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। परंपरागत, लेकिन अब ये सब थोड़ा खत्म होता गया है। औद्योगिक प्रदेशों के निम्न पहचान बिंदु है। क्या परंपरागत औद्योगिक, परंपरागत क्या, जो कई पूर्वजों से आता जा रहा है वो सब उद्योग। अब निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। मतलब अब वैसा उद्योग जो ये सब उद्योग होगा उसमें क्या होगा, श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। उच्च गृह घनत्व जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं ऐसे जो फैक्ट्री सब में जाएगा ना तो कंपनी सब रहता है कैसा, अकलोला बकलोला ढकलोला बिल्डिंग सब, ठीक है। एवं सेवाएं अपर्याप्त होते हैं, ठीक है। वातावरण अनाकर्षक होता है जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होता है उस जगह पर। जैसे मोमबत्ती वाला एगो तुम लोग पढ़ा होगा ना, खुशबू रचते हैं हाथ से वाला, ठीक है ना। तो उसमें तो वही बात बताया गया ना कि दुनिया की सारी खुशबू को उस गंदगी के बीच में बनाया जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या और प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाना बंद होने के कारण परित्युक्त भूमि का क्षेत्र, जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र कुछ बताया गया है। यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है ना। कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। पर कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा। यहाँ लौह अयस्क समाप्त होने पर भी जल मार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील रहा है। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% रूहर से प्राप्त होता है। अब औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है एवं प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी है।
अब रूहर के भविष्य की संपन्नता कोयले व इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने का या विशाल कारखाना बड़ा नए रासायनिक संयंत्र इत्यादि का प्रयोग विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यह खरीदार, अब ये सब कुछ भी अगर केमिकल इत्यादि का जो कामों होगा तो वो किस पर, विश्वविद्यालय पर भी स्थित होगा ना भाई। ठीक है, जैसे मान लो कि नेट एग्जाम निकाला जाता है, एक आगे आता है जो एमएससी पीजी वगैरह करता है तो नेट एग्जाम होता है, उसके जरिए साइंटिस्ट में उसको साइंटिस्ट के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, जो जेआरएफ उसमें कहा जाता है, नेट में अगर बढ़िया मार्क्स आता है तो जेआरएफ मिलता है, तो वहां से विश्वविद्यालय से क्या करता है, स्टूडेंट को मतलब वैज्ञानिकों के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, तो वो सब तो किस पर आधारित हो गया, बड़ा इंजीनियर सब जो बनता है, तो भाई इंजीनियर कोई भी फैक्ट्री जो बनेगा, कुछ भी मशीन का निर्माण होगा तो वो सब कौन करेगा, विद्यार्थी सब करता है, मान लो स्टूडेंट सब करता है, तो पढ़ लिख करके इंजीनियर सब बनाता है, साइंटिस्ट सब किसी चीज को बनाता है। तो जब साइंटिस्ट वाला भी सिस्टमेटिक नहीं रहेगा तो देश राज्य क्षेत्र विकास करेगा, फैक्ट्री विकास करेगा, नहीं करेगा भाई। ठीक है, तो यही बातें बताया गया। ठीक है, यहाँ खरीदारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं, जिससे कहाँ, जो यूरोप वाले कुछ क्षेत्र को बताया, नया रूहर भूदृश्य विकसित, जो जर्मनी इत्यादि। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। देखो बताए भी थे, मतलब लौह इस्पात उद्योग का मतलब क्या हो, लौह इस्पात उद्योग मतलब आज के जमाने में जितना भी फैक्ट्री विकास किया है उस सब के पीछे क्या है, लोहा की फैक्ट्री का होना, है ना, कोयला की फैक्ट्री का होना, जो आज बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर लोहा का फैक्ट्री ही नहीं रहता तो लोहा नहीं रहता तो भाई बहुत सारा चीजें नहीं, मशीनें नहीं बन पाता भाई। ठीक है, तो वही बातें बताएगा। आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है ना। यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों से मशीन, औजार इत्यादि वगैरह सब बनाता है, इसलिए इसको, है ना, कहा गया। अब कच्चा माल प्रदान करता है, इससे भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। अब लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन कोक डाल करके बनाया जाता है, जो 10वां में तुम लोग कुछ पढ़ा भी होगा। ठीक है, भरजनन स्थापन अभिक्रिया सब। चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है, पिघला हुआ लौह बाहर निकल कर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लौह कहते हैं। जैसे अयस्कों से मैगजीन वगैरह, लोहा से मतलब अयस्कों से लोहा को चुनना या किसी एक वस्तु को चुनना, ये सब 10वां में आप लोग साइंस में केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा बढ़िया से। उसको छांट करके कैसे निकाला जाता है, ये सब मशीन, थर्रीकरण द्वारा, पृथक्करण द्वारा, कई प्रकार के गैल्वेनीकरण विधि द्वारा, कई प्रकार के चीज आप लोग 10वां में पढ़े होइएगा, सब ये सब 10वां में है। ठीक है, निकालकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। जैसे आप कील देखे होइएगा, कील, तो कील देखने होबे कि एगो कच्चा लोहा का कील जब पटाख से मारे तो टूट जाए, जिसको कच्चा लोहा का बना सामान नहीं देखा है भाई। लोहा का सामान जो होता है ना, बहुत सामान ऐसा होता है जो कच्चा लोहा के बनल, अब बहुत सारा होता है जो पक्का लोहा का बना। तो कच्चा लोहा का जो बना रहता है वो हो गया क्या, जल्दी टूट जाता है। जैसे कांटी सब जो ठोकत रहे, एगो हो करिकबा काटी तो वो हो गए पक्का लोहा के, एगो हो उजरका टाइप के काटी तो वो हो गए कथी, कच्चा लोहा के। ठीक है, परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहां लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता। यह ऐसे स्थान पर भी उपस्थित हो सकता है जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि पतन के समीप, परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन कम महंगा है की अवस्थित के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता था, पर अब छोटे इस्पात संयंत्र जिसमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे। अब वितरण इसका कैसे होता है, यह एक जटिल उद्योग है भाई। इस्पात उद्योग एक प्रकार का जटिल उद्योग भी है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। रे बात नहीं करो भाई। अब तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के कुछ विकसित देशों में ही यह सब ज्यादातर हो सकता है। ठीक है,
अब एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है, केंद्रीकरण मतलब एक केंद्र बिंदु। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का कुछ उत्पादन करने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्र है जो केंद्र बिंदु बना हुआ है, इस सब जगह का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिण राज्य अलाबामा में भी हुआ है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है एवं इस क्षेत्र को जंग का रोटी दो का नारा लगाते हुए जो खूनी रविवार तुम लोग 10वां में पढ़ा होगा, तो पीटर्स राजमहल की ओर जा रहा था, मतलब राजा महाराजा इत्यादि, उसमें भी तुम लोग पढ़ा होगा ये सब चीजें। एवं इस क्षेत्र को जंग का कटोरा भी कहा गया है, इस क्षेत्र को, है ना, के नाम से पुकारा जाता है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जेमबर्ग, नीदरलैंड एवं सोवियत रूस इसके मुख्य उत्पादक है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं शेफील्ड, जर्मनी इत्यादि सब नाम सब दिया है बाबू, एक बार पढ़ करके, ठीक है, याद कर लेना ये सब, ठीक है, ये सब जगह का ही नाम दिया हुआ है। सूती कपड़ा का उद्योग, इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता मतलब सूती उद्योग में क्या होगा, जिसको कम जानकार भी रहेगा तो उसको काम धंधा मिल जाएगा। स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उस समय में गांधी जी ने खादी अपना कपड़ा बनाओ, जब असहयोग आंदोलन हुआ था, वो सब बढ़िया से अगर पढ़ा होगा तो असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या होता है कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है, अंग्रेजों को की सभी आज्ञा का अवज्ञा करना, अवहेलना करना, नहीं माना। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सभी नियमों को, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सभी नियमों को अवज्ञा करना, हम नहीं मानेंगे आपके नियमों को, अब हम आपके बनाए हुए वस्तुओं को, कभी पढ़ी है 10वां वाला, ठीक है ना, कहा है भाई, अरे नहीं है वो ज्यादा जरूरी, जरूरत होगा तो असहयोग आंदोलन सब बोले थे तो हिस्ट्री में वो सब पढ़ा देंगे, कोई घबराओ नहीं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है जैसे ही तुम यहां ये चीज पढ़ता, अगर वो ज्ञान रहता पटाख से कैच करता। खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया, खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया, क्योंकि भाई हम अंग्रेज के बनाए हुए वस्तु को अब नहीं पहनेंगे, नहीं यूज करेंगे, उसके किसी भी बात को नहीं मानेंगे, हम अपना खुद से बनाएंगे। दांडी यात्रा तुम लोग नमक कानून समझता है, लेकिन नमक कानून का क्या मतलब है भाई, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक को हम प्रयोग नहीं करेंगे, खुद से नमक बनाएंगे, क्योंकि नमक ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, सब दिन दिनचर्या में प्रयोग में आने वाला चीज है, वो कपड़ा पहनने वाला चीज है। अंग्रेजों के द्वारा जो भी कपड़ा था सब निकाल करके फेंक फाक करके वो क्या किया, खुद से कहा कि खुद से बनाओ, अब हम लोग अपना कपड़ा यूज करेंगे, बस खादी का जैसे तैसे मुड़िया तुड़िया के अलग बात है, लेकिन खुद से बनाओ, ये बात कहा यहां। इसके अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई इत्यादि पर ज्यादा जोर देने को गांधी जी ने कहा। भाई बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता, अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है। भाई सही बात है, उत्पादन भी अधिक होता है, कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म के कपास की आवश्यकता होती है, ठीक है। विश्व के 50% से अधिक है, थोड़ा सा है, आप बस ले होले भोगले लेकिन भोगले अब कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, है ना, ये सब पढ़ लेना अपना जो कुछ है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान भी आयातित धागे से सूत कपड़े का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अकेले यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है, यूरोप के अंतर्गत होता है। वर्तमान में इस उद्योगों की कृत्रिम रेसे, कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनाए गए रेसे, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेकों देशों में इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के
70 के दशक तक जर्मनी में इस उद्योग में काफी प्रगति की, पर अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। मतलब इस सब जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता था ना, बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाने लगा एकदम, ठीक है। यह उद्योग उन कम विकसित देशों में से स्थानांतरित हो गया है जहां श्रम लागत कम होता है। मतलब क्योंकि ये सब कम लागत में ही तैयार कर लिया जाता था, ठीक है। अब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकार भाग व्यावसायिक, है ना, सफेद कॉलर यानी श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन यानी वास्तविक उत्पादन को कहा गया, मतलब नीला कॉलर श्रमिकों से संख्या में, ये सब पॉइंट 1 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है, में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन कई प्रकार के चीज जो बनाए हैं, ठीक है। बुटीका का मतलब क्या है? अभी डिजाइन की बात जो तुम लोगों को बोले थे पागली सब, रे कोनो जो कपड़ा के दुकान रही अथी खोलने जो मशीन वगैरह था ना, कोई फलना बुटीका, सपना बुटीका सपना अरे सपना डिजाइनर, बुटीका मतलब अच्छा अच्छा कपड़ा ड्रेस अहाँ के डिजाइन बना के बना दे, से कहो के मतलब है, ठीक है। धातु पिघलाने एवं इत्यादि वगैरह शोधन की इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक एवं औषधीय उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। इस दृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के साथ पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशाला देखने को मिलती है। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजना बन रही है उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी मतलब समझ में आ रहा ना, उद्योग के जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण कहे जा सकते हैं। क्या भारत में कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित हो रहे हैं या नहीं? अब विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। इसमें लौह इस्पात, बस, मोटर इत्यादि वगैरह, ठीक है।